अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अनदर बिजनेस स्ट्रक्चर, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, पार्टनरशिप होती क्या है इन जनरल? अब एक से ज्यादा बंदे यस, एग्जैक्टली, एक से ज़्यादा बंदे जो हैं वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो दोनों मिलकर उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं, तो सर दैट इज पार्टनरशिप, राइट। उस बिजनेस में जो है अब वो करना चाह रहे हैं। सर अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की उसामा साहब। अच्छा, तो अब सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान में अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए जाता हूं तो क्या बेनिफिट्स मुझे दिए जाएंगे और क्या नुकसान मुझे होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान में पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए हमारे पास दो तरीके के कानून अवेलेबल है, दो लेजिस्लेशन है। कल भी बता दी कौन कौन सी हैं जी? 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा है जी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। आज जो हम बात करेंगे जी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर बात करेंगे कि वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है और उसके तहत रजिस्ट्रेशन कैसी है और कैसे हमने चीज़ों को लेकर चलना है। थोड़ी सी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हवाले से अगर मैं बात करूं अगर इस बिजनेस स्ट्रक्चर की, तो सर इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स, ठीक है, आप इंडक्ट कर सकते हैं। और इनिशियल लेवल पे 20 पार्टनर्स की इजाज़त है। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप कोई भी अगर पार्टनर ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेज पे इनिशियली अगर आज की डेट में अगर आप कोई पार्टनरशिप रजिस्टर करते हैं 1932 के तहत, तो आप कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बंदे इंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बोले नहीं मेरी फर्म में 30 बंदे हैं, तो पहले आप 20 करेंगे और उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू आप 10 बंदे और ऐड कर सकते हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अमेंडमेंट किसकी। सर उन्होंने अब ये चीज़ उन्होंने लिमिट की हुई है ना, वैसे तो कानून में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन ये उन्होंने जो है ना अपना एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी बंदे को एडिशन की डिलीशन करना चाहते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। वो ऐसा मेरे नज़र में तो खैर ये बेवकूफ़ाना बात है कि अगर कोई बंदा अगर 15 बंदों से 25 बंदों से करना चाह रहा है तो उसमें क्या कसूर है किसी का। ठीक है जी। ठीक है जी। नंबर 2, इसमें अब होगा क्या कि जो पार्टनरशिप है, क्या ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत क्या उस पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर किया जाएगा या नहीं? सर आपने कहाँ पढ़ा कि नहीं किया जाएगा? मेरा आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अब आपने ऐसी अंदाजे से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। सर सेपरेट देखिए, लीगल। मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप कल जिक्र किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि जी बिजनेस आपका क्या है जी, बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों एक साथ सेम है, एक ही बंदा एक ही लीगल पर्सन कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जब आप पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए जाते हैं तो आपकी पार्टनरशिप बिजनेस का लीगल स्टेटस सेपरेट है और एज अ पार्टनर आपका जो लीगल स्टेटस है वो सेपरेट। जब आप पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए जाते हैं तो आपका जो एज अ पार्टनरशिप बिजनेस जो लीगल स्टेटस होगा वो सेपरेट है उसके पार्टनर से। मतलब मैं आपको बात समझाता हूं कि मैं अभी पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर करता हूं 1932 के तहत, तो जब मैं इसको रजिस्टर करूंगा तो सर उसका एक सेपरेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा
एक उसका सेपरेट एनटीएन इशू किया जाएगा। ठीक है जी। ऑन द अदर एंड, लेट्स सपोज मैं और आप पार्टनर हैं उसमें, हम दोनों के सेपरेट एक लीगल स्टेटस है, हम दोनों क्या है, नेचुरल पर्सन है, हम दोनों के सेपरेट एंटिटीज हैं। ठीक है जी। तो हम दोनों अलग हो गए, वो एंटिटी अलग हो गई, यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। जी। अगर आप खुद एक प्रोपाइटर है और आप कहीं पे पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, तो सर पार्टनरशिप का एंटिटी अलग बनेगा, और आप प्रोपाइटरशिप बिजनेस अपने जो एंटिटी में बिजनेस ऐड करेंगे वो कल वाला प्रोसेस होगा सर। एंटिटी मेरा आपका यहाँ पे किसी भी बंदे के बैठेगा, एंटिटी जो होगा वो एक ही होगा सर, जस्ट वन एंटिटी। ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप के केस के अंदर पार्टनरशिप का सेपरेट एंटिटी फॉर्म होगा। यस। और पार्टनर्स के तो वैसे ही अलग। यस एग्जैक्टली फॉर्म सर, यस एग्जैक्टली। वो किसी इंडिविजुअल से फिर बिलोंग नहीं करेगा। हाँ जाहिर सी बात है सर, पार्टनरशिप ब्रेक होगी तो वो एनटीएम भी एंटिटी जाहिर बात है फिर आप उसको बंद करवाएंगे, खत्म करवाएंगे। इसी जगह है सब, कुर्सियां देखें आगे पीछे, ये इनके साथ खाली है चेयर। सर इन केस पार्टनरशिप जो है कोई फ्रॉड या स्कैम करती है या फिर वो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, तो हम शूट किसके ऊपर करेंगे, यूपी के ऊपर या उनके ओनर्स के ऊपर? सर जाहिर बात है वो पार्टनरशिप रन कौन कर रहा है, उसको रन कौन कर रहा है सर, ओनर्स हैं सर उसके, वो ये कर रहे हैं, उसमें कोई एक मैनेजिंग पार्टनर होगा, वो मैनेजिंग पार्टनर क्या। ठीक है जी। जाहिर बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी के केस में भी बात करूं, अगर हम कहते हैं कि जी कंपनी ए बी सी फ्रॉड कर रही है, तो किसको लायबल किया जाता है, डायरेक्टर्स को, बोर्ड को, क्योंकि कंपनी को रन वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पार्टनरशिप के केस के अंदर कौन रन कर रहा है, उसके पार्टनर्स रन कर रहे हैं। मैनेजिंग पार्टनर होगा या दो पार्टनर्स कर रहे होंगे या बाकी चले स्लीपिंग है, तो ये यहाँ पर जो दो बंदे काम कर रहे हैं, जो मैंने बिजनेस को देख रहे हैं, वो लायबल है, इक्वली लायबल है। ठीक है जी। नंबर 3, पार्टनरशिप बिजनेस जो है ये स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास क्या है जी, इसकी जो एक और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। क्या मतलब है जी इस बात का, कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप फर्म बन गई, उसमें उसका 50% शेयर है और उसकी डेथ हो गई, अब क्या होगा। एग्जैक्टली exactly, किसको, लीगल एयर्स को। सर यही तो परपेचुअल सक्सेशन है, क्या ये प्रोप्राइटरशिप के केस में थी, ये इसके अंदर एक चीज ऐड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कि जब किसी पार्टनर की डेथ होगी या कोई पार्टनर इस फर्म से जाएगा, रिटायर होगा, तो क्या होगा जी, पार्टनरशिप अपनी उसी जगह पर रहेगी, वो डिसॉल्व या खत्म नहीं हो सकती जब तक मैं खुद उसको ना करवाऊं। क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी। इसका मतलब अब ये भी हुआ कि मैं पार्टनरशिप, अगर मैं किसी में पार्टनर हूं, तो अगर मैं रिटायर कर रहा हूं तो मेरी जगह कोई दूसरा बंदा भी आ सकता है एज अ पार्टनर, तो इसका मतलब मैं अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं और वहां से मैं पार्टनरशिप से कर सकता हूँ। सॉरी। यस सर, फैमिली में होगा। अगर फैमिली नहीं लेना चाहती तो एक अंडरटेकिंग देगी, वो बताएगी कि जी हम नहीं लेना चाहते ये शेयर, और जिसको भी अगर वो देना चाहते हैं वो शेयर उस पर साइन स्टैम्प करके रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो जाएगी। सॉरी, समझा नहीं आपकी बात। खत्म तो ऐसे नहीं हो सकती ना सर, खत्म तो ऐसे नहीं हो सकती सर, वो तो म्यूचुअली आपने खत्म करनी है। वो तो फिर देखें ऑन द ग्राउंड्स क्या रियलिटी होती है जी, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के साथ पार्टनर हूं और मेरे पार्टनर की डेथ हो गई है, तो मैं सबसे पहले तो यही करूंगा ना कि उसके बच्चों में से कोई बंदा या उसकी मिसेस जो है या कोई लीगल या उसका फादर या मदर जो है उसमें पार्टनर आ जाए। अगर वो कहेंगे नहीं हमने इसको खत्म ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको यही बोलूंगा कि सर आपके जो पैसे बनते हैं आप वो मुझसे ले लें, मैं अपनी मर्जी का कोई पार्टनर इंडेक्ट करवा दूंगा। नॉर्मल सिनेरियो में तो यही होगा। तो वो उस पर जो मेरी एक उनके साथ सेटलमेंट हो जाएगी, और वो मैं सेटलमेंट में क्या करूंगा जी, ये काम कर दूंगा। ठीक है। लेकिन वो मुझे ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस बिजनेस को बंद ही कर दो। नो। हाँ।
हाँ, अगर वो सारी बात है, वो अगर वो कहते हैं कि जी मैं इसमें से जाना चाह रहा हूँ या हम जाना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, आप हमारा जो अमाउंट है वो रिलीज कर दो, तो जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक जो भी उनका अमाउंट बनता है, वो उस पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, उसको डिसबर्स कर दे उनको। ठीक है जी। अगर वो पार्टनर जो है वो बिफोर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन एग्रीमेंट पार्टनर बन रहा है वहाँ पे कंडीशन रख देता है कि भाई इन केस ऑफ डेथ पार्टनर्स की वो जो उसकी परपेचुअल सक्सेशन है वो डिवोर्स नहीं हो मेरे लीगल एस्पेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता सर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये सिंपल सी बात सामने लिखी हुई है। ठीक है जी, आप भले उसमें लिख दें, पार्टनरशिप में लिख दें, और लेट सपोज मैं कहता हूँ एक्सेप्ट भी हो जाए, तो सुप्रीम क्या है सर? लॉ। रेफर किसको किया जाएगा? कानून को। तो यही तो फायदा है लेजिस्लेशन का। तो कल मैं आपको बता रहा था कि प्रोप्राइटरशिप के पीछे कोई कानून या कोई लेजिस्लेशन नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज भी लिखे हुए हैं। अगर कुछ मसला हो जाता है तब भी कानून को रेफर किया जाएगा, उस कानून के तहत कोर्ट फैसला करेगी। ठीक है जी, उस लॉ के तहत फैसला किया जाएगा कि इसमें क्या चीज लिखी हुई है और क्या होना चाहिए। ठीक है जी। पासवर्ड की सूरत में एंटी वही रहेगा। सर बिल्कुल रहेगा, एंटीन को उससे कोई लेने देना नया नहीं। बंदा जो आएगा उसके साथ वो एंटी टैग हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। क्या कोई भी एक पार्टनर अपनी मतलब शेयर को डाइल्यूट कर सकता होगा? लेट से कि मैं 50% शेयर होल्ड करता हूँ ना, और मैं उसके अंदर 25% का ओनर अपने भाई को बना के सिर्फ खुद डिसीजन ले सकता हूँ या? नहीं नहीं, वो आपको म्यूचुअल कंसेंट से जो है आपको पार्टनर इंडक्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब से आपने म्यूचुअल कंसेंट के साथ उसको इंडक्ट करना है। वो किसी पार्टनर ही बन जाएगा उसकी ऐसे दे सर वो भी पार्टनर ही बनेगा सर, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कोई और बंदा नहीं होगा, पार्टनर ही होगा वो। आपका 25% होगा, उनका आपके भाई का 25%, और अगर आपके साथ कोई तीसरा बंदा उसका 50%। ठीक है जी। In that case, partnership deed revise होगी। यस एग्जैक्टली। अभी मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे बात कर रहा हूँ। मैं आपको तीनों स्टेप्स बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगा, अमेंडमेंट भी बताऊंगा, और डिसोल्यूशन भी बताऊंगा। अभी आज के केस में मैं सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के केस डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो सारी बातें थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, कि अगर आप किसी को अगर बोले कि आप पार्टनरशिप बना लें, तो अगर पूछे कि पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे हैं, तो आप कम से कम उनको बता तो सकें, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई डिफरेंस तो ड्रॉ कर सकें कि ये डिफरेंस है। ठीक है जी। तो ये बातें मैंने आपसे संदेह करनी थी। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा कि प्रोप्राइटरशिप, कल मैंने आपसे बात की कि उसकी रजिस्ट्रेशन किसके साथ होगी? एफबीआर के साथ, और किसी के साथ होगी? पार्टनरशिप के केस के अंदर अगर आप 1932 के एक्ट के तहत कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं पार्टनरशिप की, तो आपको क्या करना होगा जी? नहीं सर, 1932 के कानून के तहत आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। हर सिटी का एक सेपरेट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, आपने वहां जाके इसकी रिक्वेस्ट करनी होगी, और वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपको इसकी इजाजत देगा और इसको रजिस्टर करके आपको दे देगा। हर सिटी का अलग होता है। यस। ये रीजन वाइज नहीं। नहीं सर, लाहौर जाएंगे तो लाहौर के लिए करवाना पड़ेगा, इस्लामाबाद जाएंगे इस्लामाबाद के लिए, कराची के लिए कराची के लिए, सक्कर के लिए डिफरेंट। एग्जैक्टली, वो फिर आपको करना पड़ेगा सारी चीजें। यस सर, वहीं से जनरेट हो। इसके पास आएगा। सबसे पहले तो आपने ये स्टेप करना है कि पहले आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना है। पहला स्टेप तो ये, सेकंड स्टेप एफबीआर का। कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर करवा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। पहले वो अपनी फर्म रजिस्टर करवाएगा रजिस्ट्रार के पास, जैसे ही वो वहां से रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद वो क्या करेगा जी, फिर एफबीआर के पास जाएगा कि जी आप मेरा एनटीएन बना दें। सर सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, वेट थोड़ा सा प्लीज। अच्छा जी, अब कुछ स्टेप्स हैं पार्टनरशिप रजिस्टर करवाने के लिए। क्या स्टेप है जी? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी है। क्या होती है जी पार्टनरशिप डीड? बेसिकली एक एग्रीमेंट है। क्या है जी? एक एग्रीमेंट है, एक लीगल एग्रीमेंट है, जिसमें आप सारी डिटेल्स अपनी बिजनेस के लिखेंगे, कौन कौन लोग पार्टनर्स होंगे, किस दिन से ये स्टार्ट हो रही है, बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, कैपिटल शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयर कितना है, बैंक अकाउंट्स ओपन कहाँ कर सकते हैं, किस कौन कौन कर सकता है, अथॉरिटी किसके पास है, हु विल बी द मैनेजिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर कौन होगा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट किसको रेफर करेंगे, डिसोल्यूशन के केस के अंदर क्या होगा, डेथ के केस के अंदर क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस डीड के अंदर मेंशन करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक ड्राफ्ट ओपन किया है, ये मैं आपको ग्रुप में सारी चीज़ें भेज दूंगा, आपने सिर्फ ड्राफ्ट में चीज़ें आगे पीछे लोगों की एंटर करनी है, क्लाइंट्स की,
और बाकी आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसमें कुछ एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, तो वो आप कर सकते हैं। ये कोई ठीक है जी। देखिए, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये बेसिकली स्टैंडर्ड यही है। अगर आप इसमें कोई एडिशन या डिलीशन करना चाह रहे हैं, कुछ और चीज़ें मजीद लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। वो हो सकता है कोई क्लाइंट आपको कोई बोले कि इसके अंदर कोई स्पेशल हमारी आप कंडीशन एंटर कर दे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या बात यहाँ पर लिखी हुई है? नाम वगैरह। तारीख। जिस दिन ये पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट होगी, जिस दिन आप लोग इसको साइन करेंगे या ड्राफ्ट करेंगे, सर उस दिन की डेट यहाँ पर एंटर होगी। इफेक्टिव डेट। यस, एग्जैक्टली। ठीक है जी। बिटवीन यहाँ पर सब पार्टनर्स की डिटेल आएगी, पार्टनर नंबर 1 2 3 4, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, आप वन बाय वन उनकी डिटेल्स एंटर करते रहेंगे। डिटेल्स में क्या सर, नाम आएगा, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ आपने यहाँ लिखना है, डिपेंड्स। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है, सीएनआईसी लिखना है। इसी तरीके से पार्टनर 2 का भी आपने यही करना है, पार्टनर 3 का भी यही करना है, पार्टनर 4 के साथ भी आपने यही करना है। तो जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे, आप इसी तरीके से क्या करेंगे सर, ऐड करते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहां से हमारी पार्टनरशिप की कुछ कंडीशंस है वो स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले क्या जी, फर्म का नेम। यस, उस बिजनेस का नाम क्या होगा, वो आपने नाम यहां पर एंटर कर लेना है। सेकंड वन इज, उस फर्म का एड्रेस क्या होगा, वो आपने कंप्लीट एड्रेस यहां पर लिखना है। हेड ऑफिस का या कुछ सारी बातें सर हेड ऑफिस यहाँ लिखेंगे। शॉप का एड्रेस भी अगर ये बिल्कुल कुछ भी हो सकता है सर, आपका शॉप भी हो सकती है, आपका प्लाजा भी हो सकता है, आपका डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं कि जी आपके यहाँ पे ब्रांचेस भी हैं, तो आप यहाँ पर नीचे ऐड करके ब्रांच एड्रेस भी एंटर कर दीजिएगा। ठीक है जी। थर्ड वन इज, सर ऑफिस फैक्ट्री का ऑफिस का लिखेंगे एड्रेस। सर डिपेंड करता है आप हेड ऑफिस किसको बना रहे हैं, ये चीज़ आप लिखें। मेन तो आप ये लिखें, अगर आप नीचे को आपका डिफरेंट ऑफिस है, कोई ब्रांचेस है, तो आप उसको नीचे करते जाइए। ठीक है जी। घर का एड्रेस नहीं आ सकता। सर घर के एड्रेस पे भी हमने करवाई है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन बैंक अकाउंट ओपनिंग के अंदर इशू आता है फिर घर के एड्रेस पे। अच्छा। हाँ, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं बैंक में तो वो ओपन कर देते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर वो आपको काफ़ी तंग करते हैं, कहते हैं जी ये घर की जगह हम इसको यहाँ पर नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो आईटी इंडस्ट्री से अगर रिलेटेड है, तो वो ज़्यादातर उनका घर से ही काम चल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने पार्टनरशिप बनानी है, कंपनी बनानी है, तो वो क्या करते हैं, घर का एड्रेस मेंशन कर देते हैं, लेकिन वो फंसते कहाँ पर है, बैंक अकाउंट में। तो बैंक किसी लीगल बैंकिंग की वजह से मना करता जाहिर बात है सर, वो कहता है आपका बोर्ड लगाओ, आपकी कमर्शियल एक जगह हो, वहाँ पे वो आपका अकाउंट ओपन करेंगे। साइन बोर्ड रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके अंदर जो है आपको जो है बैंक वाले भी फिर दूसरा रास्ता खुद ही भी बता देते हैं। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा कि जी आप एक काम करें, आप अपने ऑफिस को, जो अपने घर का जो फ्रंट रूम है, आप उसको बना लें ऑफिस, छोटा सा, बाहर घर के बाहर को नहीं, पैनाफ्लेक्स स्टैंड ही लगवा देते हैं, तस्वीरें खींच के चले जाते हैं, उसी काम हो गया। इट डिपेंड्स कि आपका रिलेशन क्या है बैंक में। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड थिंग इज, मैडम वो तो मैंडेटरी है, वो तो बेसिक चीज़ है। अच्छा जी, तीसरा क्लॉज क्या है कि आप इस बिजनेस में काम क्या करेंगे, आपने इस बिजनेस में काम क्या करना है, तो वो काम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर बेसिकली हमने कंसल्टिंग फर्म का या एडवाइजरी सर्विसेज का एक बनाया हुआ है, ये आपके सामने। आपने जो भी काम करना है, आपने उसको इस क्लॉज के अंदर डिटेल में डिफाइन करना है कि आप क्या क्या काम करेंगे। जो काम आपने आज से 5 साल के बाद सोचें कि मैंने करने हैं, 10 साल के, वो भी सर इसमें ऐड कर दें। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि कोई प्लान नहीं है, कोई काम, कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है उसमें, या कोई बेहतर आपको लग रहा होता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई? अभी आपको पता है 10 साल में आपने ये काम करना है, अब उसके बाद आपको छठे साल में पता लगा कि यार हमें ना, तो मतलब 11वें साल में हमें पता लगा कि यार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये तो हमने ऐड ही नहीं किया भाई इसको। अच्छा, इसके अंदर एक एडिशनल क्लॉज ऐड होती है कि इस बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ हम कोई भी लीगल बिजनेस इन फ्यूचर विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स हम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें कवर कर लेगी, लेकिन बेहतर है कि आप जितना इसको मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं डिटेल में, आप इसको कर दें।
अब ये कि सर इतनी इंग्लिश लिखेगा कौन, कहाँ से लिखें? वकील तो हम है नहीं जो हम ड्राफ्ट करें। ठीक है, चले मैं तो हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। मेजोरिटी जो वकील हजरात हैं वो तो लिख लेंगे, ड्राफ्टिंग कर लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं है वो क्या करें? चैट जीपीटी जिंदाबाद। आप सिंपल जाके एक कमांड करें और कमांड में लिखें जी मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा डील है, ड्राफ्ट करनी है, उसका ये मुझे एक क्लॉज आप बता दें जी प्लीज। तो क्या होगी जी, वो फौरन आपको 5 या 50 लाइनों में भी बना के दे सकता है। तो आपने 50 लाइनें नहीं ऐड करनी, आप उसका एक उसको समराइज करके उसको क्या करें जी, यहाँ पर ऐड कर दें। हाँ, वो समराइज कर लें, बिल्कुल वही मैंने आपसे अर्ज किया, लेकिन आप उसको कम से कम 5 से 7 लाइनों के अंदर इसको डिफाइन कर दें कि आपने क्या काम करना है। ठीक हो गया जी। फोर्थ वन इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या होगा जी आपका? 50-50, 60-40, 70-30, 20-80, 99-1% हो सकता है ये। तो यहां पर किसी किस्म की कानून की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं हुई। जो भी आपका तय हुआ है, जो आपने म्यूचुअल कंसेंट से रखा हुआ है, आपका इतना परसेंट, आपका इतना परसेंट, आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर पार्टनर का पार्टनर नंबर 1, उसका नाम और आगे उसका परसेंटेज। ठीक है, ये तो हो गई जी पार्टनरशिप इसकी क्लॉज, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज, राइट। अब इसमें क्या होता है जी, एक एडिशनल क्लॉज और भी आती है, कैपिटल की क्लॉज, कि आप लोग कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। पार्टनर नंबर 1 कहता है कि जी 60% कैपिटल मेरा है, 40% आपका है। लेकिन हो सकता है जिसका 40% शेयर हो वो बोले काम मैंने सारा करना है, तो आप क्या करें, 50-50 करें। हो सकता है ना। स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, यही करता है। 60-70% उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, या चले मोर देन 80% उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा पार्टनर काम कर रहा होता है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको वो उससे ज़्यादा शेयर दे रहा होता है जितना उसने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो इस सिनेरियो के अंदर आप क्या करें कि आप एक कैपिटल क्लॉज एंटर कर दें कि जी हम दोनों ने इतना एक कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पार्टनर नंबर 1 ने इतना, पार्टनर नंबर 2 ने इतना। अमाउंट नहीं लिख सकते तो परसेंटेज लिख दें, 60-40, 50-50, ये 80-20, जैसा भी आपका म्यूचुअली एग्रीड सारी चीज़ें। क्लियर होगी जी बात। सिर्फ एक ही ड्राफ्ट नहीं, मैं आपको 2-3 ड्राफ्ट भेज दूंगा, वो सारी क्लॉजेस आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। अगर आप कैपिटल की क्लॉज नहीं एंटर करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं जी। अच्छा, ये तो वैसे आएगी ये, that by the mutual consent of the partners the capital of the firm will be increased। जब जरूरत पड़ेगी कैपिटल की तो आप क्या करेंगे जी, अपना कैपिटल फर्दर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये क्लॉज देखें, इसको जरा पढ़ें, इसमें कैपिटल की क्या बात लिखी हुई है। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज, ये इन्होंने कैपिटल के साथ लॉक की हुई है। इसका मतलब क्या है, इनका कैपिटल भी 50% है दोनों का। अगर सेम सिनेरियो तो सर ये क्लॉज बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पहले वाला सिनेरियो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो फिर उसके अंदर आप सेपरेट कैपिटल की क्लॉज एंटर कर लीजिएगा कि इसके क्लॉज, इसके कैपिटल इतना है और मेरा कैपिटल इतना है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन डिलीट कर दूं। हाँ, फिर ये आप ये डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर पार्टनर नंबर 1 मैनेजिंग पार्टनर है, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है, आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों ही मैनेजिंग है, दोनों का लिख दें। ये नहीं भी लिखना चाहते तब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख दें ज़्यादा बेहतर है, ताकि पता तो चले बिजनेस मैनेज किसने करना है, कौन करेगा मैनेज। ठीक है जी। अच्छा, बाकी भी सारी स्टैंडर्ड ही है, लेकिन जो मैंने हाईलाइट की वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा जी ये? सर अगर आप ये क्लॉज डालना भूल गए ना, तो बैंक आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगा, फिर आपको दोबारा खर्चा करना पड़ेगा और दोबारा से अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये क्लॉज ऐड करनी पड़ेगी। ये क्लॉज आपने हर हाल में डालनी ही डालनी है।
उसमें लिखा हुआ क्या जी, बैंक विल बी ऑपरेटेड बाय बोथ पार्टनर्स ऑफ द सेट फर्म। अब अगर आपने इस डीड को ड्राफ्ट करते वक्त लिख दिया क्या कि ये जो है बैंक जो है जो भी ऑपरेट करेगा वो कौन करेगा, पार्टनर नंबर 1 करेगा सिंगली, तो जहां भी बैंक अकाउंट ओपन होगा ऑटोमेटिकली पार्टनर नंबर 1 ही ऑथोराइज होगा उसको ऑपरेट करने के लिए, पार्टनर नंबर 2 के पास किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। तो मेरी तजर्बे के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरी सजेशन भी ये है कि आप इसको क्या करें, इसको ज्वाइंटली रहने दें। बाद में अगर आपने किसी को अथॉरिटी देनी है तो आप बैंक में एक फॉर्म, एडिशनल फॉर्म साइन होता है, आप उसके थ्रू उनको क्या करें, अथॉरिटी दे दें। ठीक होगी जी। नेक्स्ट पैरा में यही बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये भी हो कि चेक पे दोनों के साइन होंगे तो clear। हाँ, लेकिन अगर आप बैंक में स्पेशल एक अथॉरिटी अगर दे दें उनको तो वो एक सिंगल बंदा भी कर लेगा जी। ठीक है जी। अच्छा, ये डिफरेंट इसके अंदर एडिशंस हुई हुई हैं, क्या लिखा जी, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर देयर शेयर्स प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू देयर लीगल हेयर्स। क्लियर होगी जी बात, क्या लिखा जी यहाँ पे, From resolving with किसी के बर्थडे की पार्ट किसी भी बंदे की डेथ के केस के अंदर, पार्टनर की डेथ के केस के अंदर फर्म सर वहीं रहेगी। ठीक हो गया जी, क्लियर है बात। ये लॉ है या नहीं नहीं सर, लॉ तो है, लेकिन ये लोग यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं इसको, ये कर दें ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अच्छा जी, क्या लिखा जी, दैट व्हेन द डीड इज साइलेंट ऑन एनी मैटर द सेम शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, मैंने आपको कहा था लॉ इज सुप्रीम, किसको रेफर किया जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां से फिर देखा जाएगा कि कानून क्या कह रहा है और फिर उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। ठीक है जी, ये बाकी डिफरेंट स्टैंडर्ड है। और ये देख लीजिए, दैट एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस विच में अराइज बिटवीन द पार्टनर्स, तो क्या होगा जी, आर्बिट्रेटर के पास उसको रेफर किया जाए। आप अगर आर्बिट्रेटर के पास नहीं करना चाहते तो आप क्या करें जी, लिख दें सिंपली के उस जुरिसडिक्शन की जो कोर्ट होगा वहां पे उसको केस को रेफर किया जाएगा। जो 2-3 मैं आपको फॉर्मेट्स भेजूंगा उसमें सारी चीजें मेंशन होगी, ताकि आपको जो पसंद आ रहा है या आप उन तीनों को मिला के कोई एक बनाना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कर लें। वैसे आप गूगल पे भी लिखेंगे एग्रीमेंट पार्टनरशिप तो वो भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दे देगा, तो वहां से भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से भी आप उसको करें। ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा, आप क्या होगा जी लास्ट पेज पे, पार्टनर्स के सिग्नेचर्स, सब पार्टनर्स के सिग्नेचर और विटनेसेस आपने यहाँ पर जो है करवाने हैं, विटनेसेस आपने करवाने हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहां पर अगर किसी खातून को अगर आप विटनेस करवाएंगे तो कितने करवाएंगे, क्यों, कानून शहादत ऑर्डिनेंस कहता है कि जब किसी खातून की आप विटनेस करवाएंगे तो आपने क्या करना है जी, 2 खवातीन की आपने विटनेस करवाना। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, ये पहला काम आपने क्या किया जी, डीड को आपने ड्राफ्ट कर लिया जी। कैपिटल जी सर, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर अपना कैपिटल जो है इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी उसमें लगा रहा है जी और दूसरा जो पार्टनर है वो अपना कैपिटल जो है इन फॉर्म ऑफ सर्विस दे रहा है कि भाई मेरे पास टेक्निकलिटीज है, मैं इस बिजनेस को इस तरह से पूरी जितनी मेरे पास स्किल्स है मेरी वो लगाऊंगा, कैपिटल नहीं लगाऊंगा, आपकी मैं चलाऊंगा, जितनी भी डीलिंग्स होगी क्लाइंट के साथ या जिस जो भी हवाले से वो करेगा, वो दे रहा है सर्विस, सर्विस के बेस पे कैपिटल लगा रहा है और वो जो है इनफॉर्म ऑफ मॉनेटरी लगा लगा ये क्या हो सकता है। सर, जो आप बात कर रहे हैं ना ये होता तो है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको डिफाइन कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। नंबर 1,
जो बंदा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या इन काइंड या इन कैश जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करे सर, एक्चुअल में तो कैपिटल उसी का इन्वेस्ट हो रहा है, कैपिटल उसी का इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन बिजनेस जो बंदा रन कर रहा है और कह रहा है कि जी मैं बिजनेस आपको रन करके दूंगा और ऑपरेट करूंगा, सारे ऑपरेशंस मैं देखूंगा, तो सर ये ना अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ना कानूनी तौर पे कैपिटल की कंट्रीब्यूशन उस बंदे ने नहीं की है, नंबर वन। नंबर टू, आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जी 70% सॉरी 100% इन्वेस्टमेंट मेरी है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये मेरा बिजनेस मैनेज करेगा, ऑपरेशंस रन करेगा, इसी की बेसिस पे मैंने इसको पार्टनर बनाया है, प्रॉफिट की बेसिस पे। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कैपिटल क्लॉज जब आप एंटर करेंगे ना, तो आपने ये चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन करनी है। इसीलिए करनी है ताकि इन फ्यूचर जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। तो वो बंदा जो आपको सर्विसेज दे रहा है या काम कर रहा है या बिजनेस मैनेज कर रहा है, सारी बात है, उसका स्टेक है इसके अंदर। लेट्स से मैं कहता हूँ उसका प्रॉफिट 30% होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी का 70% होगा, लेकिन 100% एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन किसकी लगी हुई कैपिटल, जिस पार्टनर की लगी है, सारी बात है वो ये। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका कैपिटल ये है कि वो सर्विसेज दे रहा, नहीं। मतलब उसका कैपिटल लगाना चाहिए 20% भी देना डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है। अगर आप देना चाह रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने भाई के साथ काम करूँ, मेरे भाई के पास पैसे मेरे पास नहीं है, तो मेरा भाई बोलेगा जी ये लो यार, ये सारे पैसे मेरे हैं, आप इसको डॉक्यूमेंट कर लो, आप काम करोगे, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो इन दैट सिनेरियो अब कानून जबरदस्ती थोड़ी करेगा कि नहीं शहीर साहब ने भी 20% देना है। लेकिन इसका अगर इसको वाइड करना है या लीगल तरीके से इसको लेकर चलना है, तो होगा क्या कि अगर मुझे कानूनी तौर पे करना है, तो भाई से मैं ये बोलूंगा जी अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 80 लाख आप अपने अकाउंट से दे दें और 20 लाख आप मुझे मेरे अकाउंट में मुझे गिफ्ट कर दें। तो होगा क्या, एक चैनल बन जाएगा कि 20 लाख रुपए मैं उठा के अपने अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में डाल दूंगा। तो लीगली तौर पे एक ये चैनल सामने आ जाएगा कि जी ये पैसे मुझे, मैंने 20 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए, क्योंकि ये पैसे किसने गिफ्ट किए, भाई ने गिफ्ट किए, हालांकि पैसा उसी का ही है सारा, ठीक है जी। डील में आपने बताया कि कैपिटल अगर हम मेंशन ना भी करें तो उसको कोई issue कर दें, बेहतर है। अगर ना करें तो कंपनी रजिस्ट्रार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर, माजरत के साथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है ना, पढ़े बगैर ही दे देते हैं। मैं अभी एक केस हुआ जो मेरे पास अभी चल रहा है, क्लाइंट की जिद थी कि मुझे पार्टनरशिप बना के दें और आगे उस बिजनेस के नाम के आगे लिमिटेड लगा कर दें। मैंने कहा सर ये काम नहीं होगा पार्टनरशिप में, और मुझे पता था नहीं होना, लेकिन उसकी जिद के ऊपर हमने क्या किया, बना के केस जमा करा दिया, और मुझे पता था वहां से 100% ऑब्जेक्शन है कि नहीं हो सकते काम। सर क्या हुआ, हो गया। और बंदा कह रहा सर मैंने आपसे कहा था, आप देखें आपने किया। मैं कहा अच्छा जी। सर वो गया बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, सर 10 बैंक घूम चुका है, किसी बैंक ने अकाउंट ओपन नहीं किया। कल उसका मुझे फोन आया, सर वो लिमिटेड का वर्ड हटा दें, उसको इंटरनेशनल कर दें। मैं कहा मैंने आपसे कहा था, मैं कहा आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो क्या हुआ जी, मामला वहीं कहीं वापस, लिमिटेड का केस इसके अंदर नहीं आ सकता, क्यों, क्यों, ये बात तो हम करेक्टरिस्टिक में भूल ही गए बातों बातों में। लाइबिलिटी जो उसमें होती है ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है ना सर, वो अनलिमिटेड है, सेम प्रोप्राइटर वाला हिसाब किताब है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस बैंकरप्ट हो गया और क्रेडिटर्स को पैसे देने पड़ गए और बिजनेस के एसेट भी सेल कर दिए, फिर भी पेमेंट पूरी नहीं हुई, तो लाएं पार्टनर्स के घर गाड़ी सब बेचे। यस सर, सारे सर सब, अब तो सब बिकेगा। ये बैंकक्रप्ट होने के बाद ये जो एसेट्स बेचते हैं ये कौन मतलब बैंक करती है? नहीं सर, देखें जब भी कोई बिजनेस या कोई कंपनी लेट से कह लें कि अगर बैंकरप्ट होती है ना, तो उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि जो भी क्रेडिटर्स होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, वो कोर्ट को कहते हैं हमारे पैसे से रिकवर करके दें। कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करती है, ऑफिसर होता है कोर्ट का, लिक्विडेटर कहते हैं उसे। वो आती है, वो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो सेल कर देती है कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। कंपनी के एसेट सेल करके पैसा आएगा, क्रेडिटर्स को डिसबर्स। कंपनी की जितनी भी चीजें हैं, ऑक्शंस कह लें या डिफरेंट तरीके से कह लें, वो उसको सेल करके पैसा जितना भी आएगा बेच दिया, और जाके कोर्ट को रिपोर्ट करेगी जी मैंने ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए और इसके क्रेडिटर्स को मैंने ये पेमेंट कर दी है, वो कोर्ट को करेगा। हाँ, फिर बोलेगा सर आपने तो 1932 के कानून के तहत बनाई थी, आपकी तो लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सारी बात है, कोर्ट अब इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि अगले बंदे को रोड पे ले सिर्फ कानून में चीज़ लिखी है,
तो उसने तो इक्विटी के ऊपर चलना होता है कि क्या चीज़ जस्ट है, क्या चीज़ फेयर है। तो उसके मुताबिक वो फैसला देती है कि अगर किसी बंदे के पास अगर एसेट ज़्यादा है तो कहते हैं जी इनके सेल करें फिर आप। ज़ाहिर बात है वो उसको रोड पे तो नहीं लाएंगे, उस बंदे को तो बैंकरप्ट तो नहीं करेंगे कि कम से कम उसके मामलात होंगे, चीज़ होंगी। तो ये चीज़ें काफ़ी लंबी चलती हैं, ये दिनों के काम नहीं है, महीनों में, साल में, 1.5 साल में के अंदर सारा काम होता है। ठीक है, तो सर इसका प्रोसेस कोर्ट के थ्रू होता है सारा। वो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है और कंपनी उसको फिर उसके पैसे भी देती है, सैलरी। वो जो काम कर रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है, कोर्ट कहती है कि आपने इसको सैलरी पे करनी है, वो भी डिसाइडेड होती है। उसी पैसों से उसकी वो सैलरी भी निकलती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या करना है हमने, देखना है कि जितनी भी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सर, कोशिश करें सब आप इसको इंक्लूड करें, कोई चीज़ आप इसमें ना रहने दें। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब आपने क्या किया कि आपने ये बना के अपने पास पार्टनरशिप डीड रख ली, अभी तक सॉफ्ट कॉपी में ही है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, मुर्जा साहब इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा आपको, अभी जब टॉपिक आएगा आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको क्या है। सर स्टार्टिंग में 2 पार्टनर और सर फिर बाद में एक बंदे को हायर किया सर, वो मतलब कंपनी को पूरी सर मैनेज कर रहा है, उसको फिर 10% शेयर दिया सर, ये कंपनी मतलब प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। और ये जो पार्टनर सर मतलब स्लीपिंग वजह से उसकी तरह फिर क्या हो। आप कह रहे हैं कि कंपनी सॉरी फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, राइट, और उन्होंने किसी एक बंदे को हायर किया है बाद में, क्योंकि सारे काम वो जानते हैं, टेक्निकल चीज़ें जितनी भी हैं। सर तो आपने क्या किया कि 10% उसको दे दिए, पार्टनर तो बन गया ना सर आपका। सैलरी तो है उसकी सर, बिल्कुल है, लेकिन फिर सर बाद में सर 10% का शेयर भी उसको दे दिया। हाँ दे दिया सर, बिल्कुल दे दिया, आपने उसको पार्टनर बना दिया। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये भी रियल सिनेरियो है। कुछ साल पहले जी हमारे क्लाइंट ने क्या किया, उसने बोला जी मैं पार्टनरशिप बनाना चाह रहा हूँ, आप एक काम करें मेरे मैनेजर को मेरे साथ पार्टनर कर दें, 80-20 पे कर दिया जी। सर लेकिन सर उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हाँ हाँ, नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बता रहा हूँ। वो उसको सैलरी मिल रही थी, वो सारा काम कर रहा था, उसको खुश करने के लिए उसने 20% कर दिया, पार्टनरशिप भी बन के काम चल रहा है। एम्प्लॉय छोड़ गया सर, अब जब छोड़ के जाने लगा कहता है मैं साइन नहीं करूंगा रिटायरमेंट पे। क्यों नहीं करूंगा भाई, मुझे इतने पेमेंट चाहिए, क्योंकि मैं 20% का पार्ट हूँ, ब्लैकमेल पे आ गया। तो सर मतलब अगर वो लीव कर देगा तो सर उसको मतलब बाद में सर कंपनी से 20% का प्रॉफिट मिलता रहेगा ना सर। सॉरी, सर मतलब वो कंपनी लीव कर देता है तो सर उसको 20% सर। रहेगा सर, वहीं रहेगा सर उसका, जब तक वो रिटायरमेंट ना दे, साइन करके रजिस्ट्रार के सामने हाजिर होकर बयान ना दे कि मैंने छोड़ दिया फर्म, तब तक वो रहेगा पार्टनर। इसी बेसिस के ऊपर वो ब्लैकमेल करते हैं, यही बात समझाने लगा हूं कि अगर किसी बंदे के पास ऑप्शन ना हो तो बराए करम प्लीज अपने फैमिली वाले को ही कर दीजिएगा, एम्प्लॉय को ना कीजिएगा। फैमिली वाले को तो आप फिर कुछ करा के आप कर लेंगे, साइन वगैरह या भेज देंगे स्टेटमेंट के लिए, लेकिन जो एम्प्लॉय है सर वो 110% आपको ब्लैकमेल करेगा। हाँ सर, अब आप भुगते, उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, वो अब आप उसके बच्चों से ज्यादा लेते फिरेंगे। वो ब्लैकमेलर नहीं है तो उसका निकालोगे, बच्चे करेंगे ब्लैक। एग्जैक्टली सर। बड़ी कंपनी से करती है सर, जैसे जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं सर, उनका सर शेयर होता ही है। सर वो आप कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कि लिमिटेड कंपनीज है, मैं यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। उनको क्या देती है, शेयर्स देती हैं, वो शेयर्स देती है अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है जी। नहीं मैडम, शेयर तो उसका कहीं नहीं जा सकता, वो उसको नहीं कर सकता। मैडम आप मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने खरीद ली, आपके आपने खरीदी ना खरीदी जो भी है आपके नाम पर हो गई, क्या आपकी मर्जी के बगैर कोई बंदा आके आपके नाम से हटवा सकता है वो? कोई नहीं कर सकता। किसने कहा जी भाई? अच्छा जी, खैर ये तो अलग कहानी है। बंदा जी फर्म चल रही है 10 साल हो गए, उसके बाद वो किसी को अपने पार्टनरशिप में ले, हम्म, तो इन दैट केस मतलब वो पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट होगी। बिल्कुल होगी सर, आप सोल प्रोवाइडर हैं। 10 साल से ये नहीं सर, अब तो सारे मामला नए तरीके से होंगे सर, सारे मामला नए तरीके से होंगे सर, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट भी है, बैंक सारा कुछ है सर। वो सोल प्रोवाइडर अपनी जगह पे रहेगी, एक नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी उसी नाम से। अकाउंट यस सर, सेम यस सर, एग्जैक्टली। और उसमें वो दोनों पार्टनर्स होंगे, और उस दिन जिस दिन से बनेगी उस दिन से उसको कंसिडर किया जाएगा बिजनेस अब से।
सोल प्रोप्राइटर को उससे कोई लेना देना एज सच नहीं है। नहीं रहा सर, खत्म तो नहीं, सारी बात है वो, सारी बात है बंदा, हो सकता है लोग ऐसा बहुत ये करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी उसी नाम से बिजनेस चला रहे होते हैं, कुछ पैसे वहां कर रहे होते हैं और कुछ पार्टनर के साथ जो पैसे लगाए हैं वो वहां कर रहे होते हैं। यस, कंपनी नेम सेम होता है, बिजनेस नेम सेम होता है। बिल्कुल होगी सर, मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, अभी तो हम रजिस्ट्रेशन सीख रहे हैं। नहीं सर, कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसमें उसका एनटीएन में उसकी कंपनी को नाम अभी तक आ रहा है, तो वो वहां से डिलीट प्रोप्राइटरशिप में वहां से उसको वाले डिलीट कर दे, डिलीट कर दे अगर वो नहीं चला रहा, कुछ पार्टनरशिप पे शिफ्ट हो गया, हाँ अगर वो उसको छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, वो बैंक अकाउंट नहीं रन हो रहे, वो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप से खत्म उसने कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको वो डिलीट कर दे वहां से। कर दे आज। नोटिस भले ना कर, कल वाली बात है, नोटिस ना करे बट डिलीट कर दे वहां से उसको, दैट्स इट। ठीक है, नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी कंटिन्यू भी कर सकता है ना। हाँ करना चाहे तो कर सकते हो, लोग करते हैं, मैंने अभी आपसे बताया, ईमानदार बहुत है ना लोग, वहां पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर लिए, उसका बिजनेस थोड़ा सा इधर भी ले लिया, बाकी उधर भी जाने दे दिया, दोनों चैनल चल रहे हैं जी। कोई बेनिफिट नहीं सर, फायदा है इसके अंदर जी। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट पार्टनरशिप और अपना पार्टनरशिप बिजनेस एक ही नाम से चला रहा है, तो उसके बैंक अकाउंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा सर? मतलब किस नाम से वो बैंक अकाउंट ले रहा होगा उससे? सर उसी सेपरेट अकाउंट खुलेगा लेकिन पार्टनरशिप पे खुलेगा, मतलब यस वो सेपरेट सारी चीजें चेंज होंगी। सर ईमानदारी की बात बताई ना मैंने आपको, आप और मैं पार्टनर है सर, हाँ मैं आप और मैं पार्टनर है, ठीक है, और मेरे पास मेरा सारा बिजनेस चल रहा था, आपको मैंने पार्टनर बना लिया, आपका मेरा मुआहदा हुआ कि सर मैं अपना ये वाला बिजनेस प्रोप्राइटरशिप पे बंद कर दूंगा और पार्टनरशिप पे मैं आपके साथ सारा काम करूंगा, लेकिन मैं हूं तेज बंदा, मैंने क्या किया कि मैंने वहीं पे रहने दिया, किसी की पेमेंट आनी थी वेंडर की, मैंने कहा यार मेरे इस वाले अकाउंट में उतार दो, ये सोल उसने तो देखा ये तो बिजनेस नेम ही है, सेम ही है, और बिजनेस अकाउंट ही, उसको क्या पता कि पीछे पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है। तो सर मैं आपके 10 लाख खा गया, मैंने कहा सर वो पैसे लेके भाग गए, ये हो गया फलाना ढिमकाना, मैंने प्लस माइनस कर दिया, बाकी मैंने पैसे आपको उधर कर दिए, तो हर महीने में कुछ ना कुछ ये कहानी करता रहा आपके साथ, तो ये कहानी हो सकती है सर, बाकी टैक्स बेनिफिट कोई नहीं है। ठीक है, ये बेनिफिट है आपको, सबसे बड़ा बेनिफिट, हाँ सबसे बड़ा यही है। नहीं सर, मैनेजिंग पार्टनर नहीं निकाल सकता सर, ऐसे किसी को नहीं कर सकता काम। सर वो सारी बातें केस कर सकता है, उसके ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन वो उसको ये नहीं कह सकता भाई छोड़ो अपना 20%, वो फिर कोर्ट के थ्रू जाके करवा सकते हैं तो करवा ले, या रजिस्ट्रार के सामने, ठीक है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, सर पहला काम तो हो गया, डीड ड्राफ्ट कर ली, दूसरा काम, नहीं सर स्टैम्प पेपर नहीं लेंगे सर, 5,000 रुपए का एक ई स्टैम्प पेपर आपने इशू करवाना है। अभी सर हौसला रखें, अभी बहुत चीजें आगे आएंगी, आरिस तो अभी बहुत एंड में। मैडम पार्टनरशिप के लिए स्टैम्प ड्यूटी फिक्स की हुई है 5,000, वो प्रॉपर्टी के केस में होता है, गाड़ियों के केस में होता है, जितने की गाड़ी जितने की प्रॉपर्टी उतने का स्टैम्प ड्यूटी, उतने का स्टैम्प, ठीक है सर, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, जी जी सर बिल्कुल मेंशन है सर। अच्छा जी, स्टैम्प पेपर इशू करवाने के लिए आपको सबको पता है पुराना तरीका खत्म हो गया है। अब आप किसी वेंडर से जाके ऐसे नहीं खरीद सकते, तो 200 वाला तो मिल जाता है, 100 वाला मिल जाता है, 500 से लेके ऊपर जितने भी हैं वो आपको ई स्टैम्प इशू करवाने पड़ते हैं। उसका क्या प्रोसेस है जी, हमने एक वेबसाइट पे जाना है, e-stamp.gos.pk, जो कि इस वक्त नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। गूगल पे डायरेक्ट लिख देना, चलिए आएगा। ई स्टैम्प्स है, मैंने स्टैम्प लिख दिया था, ई स्टैम्प्स, ये जी ई स्टैम्प्स की, ई स्टैंपिंग की या स्टैम्प पेपर इशू करवाने की एक वेबसाइट, ठीक है, इसमें बहुत कुछ है सर, हमने सिर्फ क्या काम करना है, स्टैम्प पेपर इशू करवाना है तो हम वही चीज़ देखेंगे और वहां से फिर हम अपना स्टैम्प पेपर इशू करवाएंगे। ये आपके सामने चालान फॉर्म नंबर 32A नजर आ रहा है जी आप सबको, एग्री किया, और ये सर हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया जी, ठीक है जी, काफी टाइम हो गया सर,
पंजाब में भी है ये, केपीके में भी है, डिफरेंट है। तो सिंध के लिए बेसिकली ये, ठीक है जी। 200 में भी applicable। नहीं नहीं, इसमें नहीं। अच्छा जी, अब होगा क्या कि हमने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करना है कि हम किस लिए स्टैम्प पेपर इशू करवाना चाह रहे हैं। करना क्या होगा सर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी, कराची में बना रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं कराची सेलेक्ट करूंगा जी। स्टैम्प पेपर टाइप मैंने सेलेक्ट करनी है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। कौन सा करूँ जी? जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में फर्क क्या है सर? एग्जैक्टली, कोर्ट के लिए सर जो यूज करेंगे सर, आप जुडिशियल स्टैम्प पेपर करेंगे, और उस बाकी किसी काम के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे सर? समझ आएगी जी बात। आप यहाँ पर कह रहे हैं जी सेलेक्ट डीड नेम, ये है क्या बेसिकली? ये साथ में बुक आइकन है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये स्टैम्प ड्यूटी रूल के मुताबिक सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, डीड नेम क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, स्टैम्प ड्यूटी रूल क्या, सब बता दिए, ठीक है जी। मैं यहाँ पर जाऊंगा, मुझे पार्टनरशिप सर्च करना है, तो मेरे पास पार्टनरशिप का जो आ रहा है जी, दैट इज 24A। आर्टिकल 24 है स्टैम्प ड्यूटी एक्ट का। पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कितनी है जी? फिक्स। क्लियर होगी जी बात? किस किस को क्लियर नहीं है? चले जी, इस टाइम दोबारा दोबारा बता देता हूँ सर। सर यहाँ तक समझ में आ गई ये बात? अब वो कह रहे हैं यहाँ पे डीड नेम सेलेक्ट करें, आप कह रहे हैं ये है क्या चीज़? उसके लिए उन्होंने आपको समझाने के लिए एक बुक आइकन दिया हुआ, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर 24A में पार्टनरशिप का लिखा हुआ है कि जी पार्टनरशिप का 5,000 रुपये का स्टैम्प पेपर होगा, ठीक है। अगर आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका कितना होगा जी, आगे रूल लिख दिया है, सही जी। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बाकी क्या करना है, 500। ये बेसिकली सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि स्टैम्प पेपर अगर आपने किसी का इशू करवाना है ना, अदर देन पार्टनरशिप भी, तो आपने इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पर इसको देखते हुए कौन सा किस पे अप्लाई हो रहा है, आप उसको जो है इशू करवा लेंगे। हमारा भी मकसद क्या है, पार्टनरशिप, उसमें कितना है जी, 5,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके सेलेक्ट करूंगा जी 24A, ये रही, हो गया जी सिलेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जी चालान अमाउंट कौन बंदा पे कर रहा है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, मतलब फर्स्ट पार्टनर सेकंड पार्टनर, कौन कर रहा है? कोई भी कर रहा है सर। हम एज ए कंसल्टेंट क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट पे कर देते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सेकंड वन सर, जो सिंध गवर्नमेंट ने और तरक्की की, वो ये की कि इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया। वरना होता क्या था कि आप पहले चालान लेके एक दिन बैंक में जाया करते थे और दूसरा दिन आप स्टैम्प पेपर के लिए जाया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने हमारा क्या किया, एक दिन बचा दिया। कैसे बचाया जी? ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप कहेंगे जी मैंने बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ई पे के थ्रू, नीचे बैंक दे दिए कि आपने किस बैंक के थ्रू पेमेंट, नहीं किस बैंक के थ्रू आपने स्टैम्प पेपर लेना है। यही दो बैंक के पास अथॉरिटी है कि जहां से आपको स्टैम्प पेपर मिलेगा। आप कहेंगे जी नेशनल बैंक जाऊं या सिंध बैंक जाऊं, तो आपकी मर्जी है सर, जो आपके करीब हो ऑफिस के, या जो आपको समझ में आता है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी नेशनल बैंक में मैं कर देता हूँ जी, ठीक है। अब जो मैं पेमेंट करूंगा इस चालान की, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नेशनल बैंक, मैं सिंध बैंक नहीं जाऊंगा। क्लियर होगी जी बात? चलो, अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे जी आपसे, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में मतलब ये स्टैम्प पेपर का एप्लीकेंट कौन है, ये पार्टनर भी हो सकता है, और हम एज ए कंसल्टेंट क्या करते हैं, मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। कि एप्लीकेंट तो मैं ही हूँ, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे ही है। मैं अपना अगर यहाँ पे नाम लिखता हूँ, आगे जाकर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्योंकि नीचे पार्टनर्स की डिटेल तो आएगी ना सर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ये मैंने डिटेल एंटर कर दी अपनी एप्लीकेंट की। अब वो कह रहा है फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पार्टनर की इन्फॉर्मेशन एंटर करो। आप यहाँ पर देखिए पार्टनर कौन कौन हो सकता है हमारे साथ, इंडिविजुअल भी हो सकती है, हो सकता है ऑब्वियसली कंपनी भी हो सकती है, और कोई गोरा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ जी इंडिविजुअल है, पाकिस्तानी है, मैं अपनी डिटेल एंटर करता हूँ सर अगेन।
अच्छा जी, यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। और ठीक है जी, एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्ट एड्रेस लिख रहा हूँ ताकि हम आगे जा सकें। फर्स्ट वाले को आपने जी चेक करना है और आपने क्या करना है जी, ऐड हो गई जी, एक पार्टनर की डिटेल एंटर। क्लियर है जी बात? अब दूसरा पार्टनर भी तो ऐड करना है। ये पार्टनर की हो जी सर, पार्टनर की हुई। जो नाम हो फिर कंफर्मेशन पार्टनर की हाँ सर, यहाँ तो पार्टनर की तो डिटेल जरूर रहेगी, क्योंकि जब स्टैम्प पेपर इशू होगा ना, प्रिंट होगा, तो उसके ऊपर पार्टनर और मेरी डिटेल सबकी आ रही होगी, एप्लीकेंट की डिटेल आ रही होगी और पार्टनर्स की डिटेल भी आ रही होगी, कौन कौन पार्टनर। हाँ, कोई मसले वाली बात नहीं, एप्लीकेंट का इशू नहीं है इतना बड़ा। ठीक है जी, कोई भी कर दें सर, मसला नहीं है। ठीक है, सॉरी, कम से कम 2 सर। ठीक है, आप इसको ऐड सेकंड करके मैं कहता हूँ कोई एक बंदा वॉलंटियर, सर आप बता दें अपना नाम। सिर्फ रिजवान, एक ही रिजवान। ठीक है जी, सिनेसी में चला, आपका नहीं पूछ रहा मैं, क्योंकि नादरा से इंटीग्रेट है नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, ऐसे ही कर देता हूँ उसको। ठीक है जी, और हम यहाँ पे सर वालिद साहब का नाम, चलो जी, नंबर भी आपका हम क्या करते हैं जी, ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, और ईमेल में अपनी एंटर कर देता हूँ सर, नो इशू। और एड्रेस में भी मैं क्या करता हूँ जी, आपका सीजर्स टावर जी एंटर कर देता हूँ। ऐड कर दिया जी। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं हम उसको। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी दोनों आपने कर दी। क्लियर होगी सर बात? अब करना क्या जी, आपने आपने प्रूफ करना है कि आप क्या है, इंसान है, रोबोट नहीं है, इंसान है। ठीक है जी। सर यहाँ पे मेरा जी यहाँ पे देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स, इसमें क्या है? सर, यहाँ पर आएंगे, ऐड सेकंड पार्टी में ऐड करते जाए। सेकंड पार्टी हाँ, सेकंड पार्टी में दोबारा करेंगे, नीचे एक और एंट्री आ जाएगी। सॉल्यूशन जो फिल करते हैं स्टैंडर्ड नाम है, उसमें हम डिफरेंट देयर आर मल्टीपल डिफरेंट हाँ, डिफरेंट में हम ध्यान देते हैं कि अदर्स देखिए ना, मैंने इसीलिए नहीं किया सर, यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 2 पार्टनर्स की डिटेल लेके इसको एंटर कर दिया, जो मेरी स्टैम्प पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। बाद में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आने वाली सर, वो तो आपने स्टैम्प पेपर तो किया ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप, अगर 3-4 पार्टनर है तो आप ऐड कर सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन, नो इशू। ठीक है जी, मैं करता हूँ जी इसको नेक्स्ट। हो गया सर, अब यहाँ सेलेक्ट करना है सर। क्या पूछ रहे जी, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन क्यों पूछ रहे जी? एग्जैक्टली, लेकिन मैंने पार्टनरशिप के केस में आपको बताया कि स्टैम्प ड्यूटी फिक्स है, तो यहाँ पर ये टैब हमारे लिए क्या है, इररिलेवेंट है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है पार्टनरशिप के केस के अंदर, यहाँ पर कैपिटल अमाउंट शो कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है जी? कैपिटल अमाउंट। अब जितनी भी हो सर, 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख, जो भी आप शो कर सकते हैं। नहीं करना चाहते 5,000 कर दे, आपकी मर्जी है। ठीक है, 1 रुपये भी लिख दें तो उससे इनका कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कैपिटल नहीं लिखना चाह रहे तो 5,000 लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं 5,000 यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरे सामने जो मैंने डिटेल एंटर की थी, वो सारी की सारी अब एक डाटा यहाँ पे एंटर हो गया। अब आपने इसको रिव्यू करना है। स्टैम्प ड्यूटी जी 5,000 रुपये की, 100 रुपये मैंने बैंक सर्विस चार्जेस देने, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो टोटल पेमेंट मैं कितनी करूँगा सर? स्टैम्प पेपर टाइप आपने हमेशा देखना है नॉन जुडिशियल हो, ये आपका बिल्कुल ठीक ठीक हो 24A। और यहाँ पे जितनी डिटेल्स मैंने एंटर की हैं, ये सारी डिटेल्स आपकी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है जी, आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, ये चालान को यहाँ से कॉपी कर लेना है। पहले तो कर लीजिएगा कॉपी, सॉरी ये PSID आ रही है, सॉरी, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्यों? हाँ, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, समटाइम्स सिंध गवर्नमेंट प्रिंट करूंगा चालान तो ब्लैंक पेज आ जाएगा, फिर बोलेंगे मैं तो PSID लिखी ही नहीं। तो पहले लिख लें, तो आपकी मेहनत जो ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही करनी है, और आप यही PSID एंटर करेंगे तो वो चालान को फेच कर लेगा, तो वहाँ पे प्रिंट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी। मैं बार प्रिंट करता हूँ आपके सामने।
तो ये मेरा चालान जो है प्रिंट हो गया है। ठीक है, वैलिडिटी क्या है सर? 19 अगस्त, 9 दिन का टाइम हमें मिला है इसको पे करने का। ठीक है, करना कैसे जी पे? ऑनलाइन आपने वन बिल के थ्रू इसकी पेमेंट कर देनी है। वन बिल या वन लिंक के थ्रू आपने इसकी पेमेंट कर देनी है। ऑटोमेटिकली पेमेंट क्या होगी सर आपकी? हो जाएगी कंप्लीट। और आपने फिर क्या करना है सर? ये चालान या उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट आपने जाना है और आपने सुबह सुबह नेशनल बैंक की लाइन में खड़े हो जाना है। आपका नंबर आएगा जब लंच टाइम आएगा, फिर वो बोलेगा साईं लंच टाइम हो गया है। फिर आप दूसरे दिन जाएंगे, आप करते कराते और जल्दी जाएंगे और आप 12 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 11 बजे आप काउंटर पे, बोलेगा साईं सिस्टम डाउन हो गया है, हम नहीं कर सकते आज। फिर तीसरे दिन आप जाएंगे, बोलेंगे भाई कुछ ना कुछ तो कर दो, वो बोलेगा आप भी कुछ ना कुछ कर दें। तो फिर जब आप कुछ ना कुछ करेंगे तो आप अगले दिन आप सुबह जाएंगे तो स्टैम्प पेपर आपका रेडी हो। आप नहीं, ये सर 100% ये काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई बंदा नया गया है ना तो वो जो है ना लोगों को इसी तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जाके उनसे थोड़ा फॉर्म होके बात कर लें, थोड़ा सा शोर डाल दें वहाँ पे, तो काम आपका हो जाना है। ठीक है जी। हमारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि कह रहे हैं सिस्टम डाउन है, और जब हमने शोर मचाया मैनेजर के पास गए तो 5 मिनट में स्टैम्प पेपर हमारे हाथ में था। ठीक है जी, वो 2 मिनट में आप हो जाता है सिस्टम। तो बहरहाल ये आप डील कैसे करना है ये चीज़ आपने वहाँ पे देखनी है। मुख्तलिफ चीजों का हम ऑनलाइन प्रिंट निकाल लेते हैं पेमेंट के बाद, तो इसका ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रिंट निकाल लें स्टैम्प पेपर स्टैम्प पे, कहाँ से प्रिंट निकालने सर आप? ऑनलाइन सब काम हो रहा है ना। हाँ हाँ। जैसे आप व्हीकल वगैरह की पेमेंट करते हैं तो आपका उसके पास पहले तो ये होता था कि सिविक सेंटर जाते थे और वहाँ पे हो रहा है, वो स्टिकर आपको इशू कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अभी क्या हो रहा ऐसा है? होता है कि आप पेमेंट करते हैं और आपको एक वो चालान का प्रिंट भेज देते हैं, तो ठीक है। आप प्रिंट निकालें अपने पास रिकॉर्ड में, अगर रखना है रख लें, वरना आप उनकी जैसे ई पेमेंट इसका है ना उसी तरह ई पेमेंट उसका है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रिंट आपको भेज देते हैं। स्टैम्प पेपर आपको मिल जाए, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई आपको सॉफ्ट कॉपी प्रिंट मिल जाए? सर पॉसिबल नहीं है नहीं। सर, लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये। ठीक है। ठीक है जी, ये इशू होता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियल नंबर्स होते हैं, ये आपको बैंक ही देगा। ठीक है जी। हाँ, तो ये एक सीरियल नंबर होता है, ये एक ही काम के लिए यूज होगा। और अब तो डिटेल उसके ऊपर सारी एंटर होना शुरू होगी। पहले तो स्टैम्प पेपर आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, हमारे ऑफिस में भी पूरे बंडल पड़े होते थे स्टैम्प पेपर्स के, हम खरीद के रख लेते थे। लेकिन अब ये काम नहीं हो सकता। अब आपको प्रायर वहाँ से करना पड़ेगा, उसको इशू करवाना पड़ेगा, फिजिकली वहां से जाके लेना पड़ेगा। बैंक उसको स्टैम्प करेगा? स्टैम्प नहीं करेगा सर, वो आपको पूरा स्टैम्प पेपर देगा सर। अच्छा, स्टैम्प यस, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे दी है कि अब आप स्टैम्प इशूइंग आपके पास अथॉरिटी है। वो गवर्नमेंट से लेंगे, वो स्टैम्प पेपर उनके पास आएंगे और आपको वो इशू करके दे देंगे। ऐसे ही आपको एक जस्ट प्रिंट निकाल के स्टैम्प करके दे। नहीं 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 सर, प्रॉपर मुझे स्टैम्प पेपर सर ये काम अगर होता तो पाकिस्तानी अवाम इतनी तेज अपने पास स्टैम्प बना के रख लेती। सही जी। मदीना में उन्होंने रियाजुल जन्ना का परमिट खत्म कर दिया और हरम में ही बैठ के लोग वहां पे पाकिस्तानी बैठ के जाली स्टैम्प लगा के दे रहे थे, जाए रियाजुल जन्ना का परमिट। वहां से फिर पकड़े गए। आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो ये तो हाल है सर हमारा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पता है कि हम क्या चीज़ हैं, तो उन्होंने ये काम कर दिए। ठीक है जी। तो अब आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। ये सर आपको जाना पड़ेगा। एक दिन आपका बच गया ना सर, वरना नहीं तो आपको नेशनल बैंक आपको चालान जमा करवाने के लिए बड़ी सर उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। बंदा आपका पूरा दिन आधे आधे दिन के लिए तो डिप्लॉय हो गया वहां पे, सारे काम आप छोड़ दें अपने। ठीक है जी। अच्छा, जब आपके पास स्टैम्प पेपर आ गया सर, तो आपने क्या करना है सर? डीड प्रिंट करनी है। पहला पेज आपका जो डीड का होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया, ये आपका फर्स्ट पेज पे होगा। ठीक है जी। स्टैम्प पेपर वाले पेज। हाँ, स्टैम्प पेपर वाले। वैसे तो अब आपको वो 2 पेपर एक्स्ट्रा भी दे देते, स्टैम्प पेपर के साथ एडिशनल 2 पेपर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अगर आप उन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं उन पे कर लें, नहीं तो ग्रीन लेजर पेपर आता है लीगल पेपर, आप उसके ऊपर प्रिंट कर लें। ठीक है जी। आपने क्या किया, इसको आप तीसरा काम क्या किया, प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करवाने के बाद अब आपने क्या काम करना है, चौथा? साइन सिग्नेचर करवाने, विटनेस करवाने, सिग्नेचर करवाने। पांचवा काम सर, नोटराइजेशन। आप जाएंगे नोटरी ऑफिसर के पास, उसको बोलेंगे सर इसको आप नोटराइज कर दो, वो इस पूरी डीड को क्या करेगा, नोटराइज कर देगा। ठीक है। सर ये जो प्रिंट करते हुए ये सिंगल पे होगा या बोथ साइड्स पे होगा?
नहीं, आपने स्टैम्प पेपर तो एक सिंगल उस पे करना है, बैक पे नहीं कीजिएगा सर। सिंगल पे करना है, ये ना फ्रंट बैक कर दें। आपने सब सिंगल पेजेस पे करना है। वो आपको स्टैम्प पेपर के साथ 2 पेजेस एक्स्ट्रा भी देंगे। करना चाहते हैं उस पे कर दें, वैसे उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है, तो बेहतर है कि आप लीगल पेपर पे कर दें। ग्रीन वाला जो लीगल लेजर पेपर आता है सर, वो ग्रीन वाले लेजर पेपर आप यूज करें उस पर, ठीक है। हाँ, बैंक ऑफ पंजाब के पास भी है कि, लेकिन यहाँ तक सिस्टम में अपडेट हुआ नहीं है। सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट ही ले लीजिए इसके बाद। अच्छा, ई पेमेंट की तो आप बीओपी से ले सकते हैं आप, ठीक है जी। चलें जी, एक और एडिशनल चीज़ कर लें कि अगर आपने ई पेमेंट की है तो सर बैंक जो हमने डिसाइड किया है नेशनल बैंक, उसका क्या हुआ? नहीं सर, उसमें ये अगर आप ई पेमेंट ऑप्शन क्लिक नहीं करते ना, तो फिर ये सिस्टम खत्म, फिर आप डायरेक्ट बैंक ऑफ पंजाब में जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमें ई पेमेंट नहीं करनी, राइट। हमें ई पेमेंट नहीं करनी, हमने एक फिजिकल पेमेंट जाके बैंक ऑफ पंजाब जाना है, वहां से जाके चालान जमा करवा के वो। सर ये आपने खुद किया है, हाथ के हाथ मिल गया था स्टैम्प पेपर। चले, कम से कम 2 और 3 आवर्स चाहिए। 2 से 3 घंटे, मतलब वही कहानी है, 2 से 3 घंटे, लेकिन बेहतर है सर। हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई नहीं है, अगर रिक्वेस्ट नहीं होती तो टाइम नहीं देते। इसका मतलब नेशनल बैंक सिंध बैंक से तो बेहतर है फिर का। जी सर। ठीक है जी, उनसे बेहतर है। ठीक है जी, तो आप सर ऐड कर लें बैंक ऑफ पंजाब, लेकिन ई पेमेंट आपने नहीं करनी। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर। सर बेसिकली नोटरी ऑफिसर जो होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मैं डीड की बात करूँ, अगर किसी और मुल्क की बात करें, होता क्या है कि अगर मैं बोलूँ ना कि मुझे सर ये डीड नोटराइज करवानी है, तो बोलेगा आपने साइन नहीं करने इसके ऊपर। जो भी पार्टनर्स होंगे वो सारे नोटरी ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होंगे, उसकी प्रेजेंस में हम साइन करेंगे, विटनेस उसकी प्रेजेंस में साइन करेंगे, देन वो उसको नोटराइज करेगा, हाँ ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने सिग्नेचर हुए हैं, सारा काम। यहाँ क्या होता है, माजरत के साथ सर, हमने तो विदाउट सिग्नेचर भी नोटराइज करवा के निकलवानी है, तो बाद में फिर सिग्नेचर करवाएगा, टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है कहानी, सिचुएशन थोड़ी सी चल रही होती है। ठीक है जी कमिश्नर भी इसी तरह का सर, बिल्कुल, वहाँ पे ओथ कमिश्नर भी होता है, आप नोटराइजेशन की भी करवा लें, ओथ कमिश्नर की करवा लें, टू यू। ठीक है, तो उसे रखने का पर्पस में है फॉर्मेलिटी सर, होगी पूरी। ठीक है जी ये तो आसान होता है। नोटरी या कमीशन दोनों दोनों सर, वैसे नॉर्मली मैं हमेशा नोटरी करवाता हूँ, ओथ कमिश्नर थोड़ा सा आपसे पैसे ज़्यादा ले लेगा। सॉरी सर, अच्छा वो कंपनी ट्रांसफर के केस के अंदर तो हम करते हैं, एफिडेविट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली मैंने जो देखा है ना, वो नोटराइजेशन के इसके केस के अंदर 99.99% हमने नोटराइजेशन ही करवाई है, नोटराइजेशन ही कराई है। वो जो ओथ कमिश्नर का जो केस है ना, वो कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड है। तो वहां पर जो आप किसी भी किस्म को एफिडेविट को अंडरटेकिंग अगर आप प्रोवाइड करें ना सीपी को, तो वहां पर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है रूल्स के अंदर कि आपने ओथ कमिश्नर से कराना है, नोटरी ना हो। वहां पर ओथ कमिश्नर से आपने इसको करवाना है। नहीं नहीं सर, ओथ कमिश्नर से वो कंपनी का डॉक्यूमेंट आपने करो। यहाँ पर ये आपने जो डीड है आप नोटराइज करवा लीजिएगा, वो बहुत है। ऑलरेडी पढ़ा होगा, और इसका आइडियली डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों में? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी, कमिश्नर जहाँ ओथ ली जा रही होती एग्जैक्टली तो अटैच करना एफिडेविट है, और यहाँ पर किसी किस्म की अंडरटेकिंग आप दे रहे हैं, यहाँ पर आप इस एग्रीमेंट में किसी किस्म की अंडरटेकिंग दे रहे हैं, जो अंडरटेकिंग कभी जिंदगी में दी है आप किसी बंदे ने यहाँ पर साइन की अंडरटेकिंग एफिडेविट, वही है ना सर। उसमें आप क्या करते हैं, आई हियर बाय अंडरटेक, कि मैं इस चीज़ का वो तो डाल रहा हूँ कि जो चीज़ें फलाना नीचे लिखी हुई है बिल्कुल, और आखिर में लिखा होता है जी मेरी नॉलेज के मुताबिक सबसे सही, ट्रू और बेस्ट है जी। लिख देखा होगा, सारी क्लॉजेस तो मेन है सर। वो बेसिकली ओथ कमिश्नर इंटाइटल है, वो आपने क्या करना है, ओथ कमिश्नर से करवाना है। ठीक है, लेकिन वो भी सर क्या करते हैं नॉर्मली, जो नोटराइजेशन अगर एक्सेप्ट हो रही है तो लोग नोटरी करवा के भी इसको करवा रहे हैं, लेकिन लेजिट तरीका यही है कि आप ओथ कमिश्नर के थ्रू इसको करवाएं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है उसके बाद, नोटराइजेशन करवा ली, सब करवा लिया है, छठा काम स्कैन कर लें सर इसको, इसको अपने पास सॉफ्ट कॉपी में स्कैन कर लें। और सातवां काम सर, अब आपने क्या करना है, एक वेबसाइट पर आना है, business.sindh.gov.pk। नहीं सर, वो तो एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, ये रेवेन्यू बोर्ड ही, ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। अगर आप सिंध में कोई बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, तो आपने पोर्टल यूज करना भी वो है मैंडेटरी। है। जी सर, अब तो है ना, ये इसी के थ्रू होगा।
और कौन सी अलग और कौन जी पंजाब का अलग है, केबीके का अलग है। इसी में सिंध की जगह पंजाब कर दीजिएगा, इस्लामाबाद का सेपरेट है। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी यूजर नेम और आईडी पासवर्ड आपको ये बेसिकली चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है, सिंपल। जो कल का प्रोसेस था वही, ईमेल नंबर, कोड्स आपके पास आएंगे, कोड्स एंटर कीजिएगा, पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। यूजर नेम हमेशा आपकी ईमेल रहेगी, पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा आप उसको एंटर कर दीजिएगा। ठीक है जी। सर ये क्या हुआ जी, हमारे पास पोर्टल का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया, इंटरफेस ये। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है सर, हमने जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन। क्या पूछ रहे हैं जी वो, रजिस्टर और न्यू पार्टनरशिप कर दीजिए। अब ये एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। सर इसमें ये आपने रजिस्टर जो किया था वो पार्टनर अपने नाम से करेगा क्या पार्टनरशिप? आप ये आईडी पासवर्ड की बात कर रहे हैं सर? देखें, ये मैंने अपना आईडी पासवर्ड एंटर किया है, और मैं अपने आईडी पासवर्ड से 26 27 जो मैंने आपके सामने शो हो रहा था, ये मैं रजिस्टर करवा चुका हूँ। ठीक है, आप पार्टनर की आईडी से भी कर सकते हैं। अगर आप वकील हैं या खुद कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो आप अपनी आईडी पासवर्ड बना लें और उसी में सबके एंटर करते जाइए। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, सबसे पहले क्या लिखूंगा जी, फर्म का नाम। चलें जी, मैं अपनी फर्म का नाम लिख लेता हूँ। बिजनेस टाइप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, डिफरेंस क्या है? इंडस्ट्रियल में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा सर, बाकी सारे कमर्शियल में चले जाएंगे। सर मैं कहता हूँ कमर्शियल। कल हमने बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट की थी, यहां पर भी सर हमने बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कंपनी है सर, वो आप इंडस्ट्रियल में करेंगे। तो बिजनेस सेक्टर में क्या करना है जी आपने, यहाँ पे अपने बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं कल वाली ले लेता हूँ उसको, वैसे वैसे ही अपने कीवर्ड्स के थ्रू इसकी आपने सर्च करना है इसको। मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर कर देता हूँ। ये रही जी जनरल ऑर्डर सप्लायर्स। यस, आगे जी। अब आ जाए क्या करने, नहीं सर एक ही है यहाँ पे। आप वैसे कर सकते हैं, टिक तो आपने करे ना। ये देख, मैं अगर इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल, जनरल स्टोर भी कर देता हूँ सर, आगे आगे वो। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करना चाहता हूँ सर, कर दीजिए। क्लियर सर है जी बात? मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। जी सर, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जैसे अभी यहाँ पे ये जनरल स्टोर इसका फर्क दे रहा था, तो ये हम मल्टीपल बिजनेस सेक्टर डाल सकते हैं इसके ऊपर, या मतलब सिर्फ एक कोई लिमिटेशन है कि कितने डाल सकते हैं आप? डाल सकते जैसे हैं सर, यहाँ पर तो ऐसे कोई एंट्रेंस नहीं है आपको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, जैसे सर अगर मैं कहूँ कि मैं उसमें हूँ, एग्रीकल्चर में हूँ, लेकिन मेरा राइस का भी है, चावल का भी है, मेरा वीट का भी है, तो मैं वो तीनों डाल सकता हूँ एक साथ? जी सर बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा जी, ऑफिस नंबर लिख लें। ऑफिस नंबर सर हम यहीं का लिख देते हैं समझाने के लिए जी आपको। अरे फैसल, यहाँ तक सिटी आपने नहीं लिखनी, यहाँ पे हमने करना है जी कराची, और यहाँ पर भी आपने कराची सिटी, अगेन कराची। क्लियर है जी बात यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? बहुत सिंपल फीडिंग है, कुछ भी नहीं करना आपने। और ये सारा डाटा देखना कहाँ से, जो आपने डी ड्राफ्ट की है, सब वहीं से आपने देखना है। ठीक है। अच्छा जी, ओनरशिप कैपेसिटी ऑफ ऑफिस प्लेस, ऑफिस एड्रेस तो डाल दिया, आप बताएं ओनर है या टेनेंट है? चलें जी टेनेंट कर देता हूँ।
कितना परसेंट होगा? 1%। ठीक है जी। टाइप ऑफ ऑफिस बता दें जी, कमर्शियल है। ऑफिस है जी, क्या है, मैं कह दूं जी ऑफिस है हमारा। ठीक है, क्लियर होगी जी बात। डेट ऑफ एक्वायरिंग द ऑफिस प्लेस कहाँ से देखेंगे जी? टेनेंसी एग्रीमेंट से देख लेंगे जी आप। डेट ऑफ एक्वायरिंग द ऑफिस प्लेस, ऑफिस कब आपने एक्वायर किया है, तो वो आपने क्या करना है, रेंट एग्रीमेंट से देख जी, मैंने 1 अगस्त को किया। इन केस ऑफ किसी एक पार्टनर का ऑफिस है और वो करते हैं तो वहाँ पे ओनर आएगा। हाँ, ओनर कर देंगे। और उसमें से ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पार्टी का है या सेकंड पार्टी का? जरूरी नहीं है यहाँ पे, बस आप इसको ओनरशिप में करके डेट ऑफ एक्वायरिंग आप लिख दें बस। अब सवाल ये है कि सर उसने तो बहुत साल पहले लिया था, उसको तो डेट याद ही नहीं है, क्या करें? साल तो याद होगा, बस वो साल में किसी भी मंथ सेलेक्ट करके उसको एंटर कर दें, दैट्स इट। कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है इसका। क्या उसके लिए एक नई पार्टनरशिप और नया टेनेंट एग्रीमेंट बना सकते? सर देखिए, अगर वो पार्टनर आपका कहता है कि जी मैं अपना बिजनेस का, मैं इस बिजनेस के लिए अपना ऑफिस यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मैं तो आपको रेंट भी दूंगा ही, आप मुझे रेंट भी दो, तो फिर तो सारी बात है, आपके दरमियान उनके दरमियान एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा जी। हाँ, आप कर दें सर, बिल्कुल, वो जो मैंने काम आपको बोला आप उसी तरीके से कर दें। ठीक है, अच्छा जी। ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। सेल्स टैक्स नंबर को छोड़ दें, यूबीआई को छोड़ दें। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से देखेंगे जी? यहाँ से सर। ठीक है जी, तो मैं ये डेट यहाँ पे लेट्स सपोज आज की डेट एंटर कर दी मैंने। अब देखें यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं, 10 वो मैं बताऊंगा आगे। ये यूबीआई जो लिखा हुआ है, किसी को पता है जी इसके बारे में? जी सर। क्या है जी? जी कौन कौन कंपनीज या बिजनेस रजिस्टर करेंगे इसमें? जिसके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, वो यूबीआई में रजिस्टर करने के लिए मैंडेटरी है। तो ये पोर्टल सर यूबीआई के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी कर सकते हैं, आप आगे जाके देखेंगे। अगर आप ऑलरेडी हैं तो यूबीआई नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है जी, ना करें तो बेहतर है सर। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल यही करना है, छेड़ना ही नहीं है सर आपने। आप जिस काम के लिए आए, आप वही काम करके चुप करके यहाँ से निकल जाए। आपने आगे पीछे प्लस माइनस किया, अभी क्योंकि हम देखेंगे इसके अंदर सेसी भी आएगा, इसके अंदर एक्साइज भी आएगा, लेबर डिपार्टमेंट भी आएगा, और आपने बोला जी मैं सबके साथ करूंगा, फिर सारे आपके ऑफिस में बैठे हुए होंगे। तो बेहतर है जब आपको जरूरत पड़े तब आप ये काम कीजिएगा, वरना आप इसको सीधे सीधे तरीके से जाने दें आप। हाँ, मसला हो जाएगा। वैसे वो ये जिन डिपार्टमेंट्स के मैं आपको नाम ले रहा हूँ ना, जब आप एक दफ़ा अपना ऑफिस आप बना लें, ये खुद ही आपको ढूंढ के पहुंच जाएंगे। साल 1.5 साल में आपको खुद ही आपको ढूंढ के आपके ऑफिस में बैठे हुए होंगे। स्पेसिफिकली एक्साइज वाला तो आपको नहीं छोड़ेगा, जो प्रोफेशनल टैक्स लेने के लिए आ गए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ एडिशन कर दूं, जब भी आप पाकिस्तान में या कराची में स्पेशली बात करूं, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो सर सबसे पहले आपके पास आएगा साइन बोर्ड वाला। अगर आपने साइन बोर्ड लगाया है, सबसे पहले टैक्स आपसे बोलेगा। फिर दूसरा बंदा आएगा ट्रेड लाइसेंस वाला, बोलेगा ट्रेड लाइसेंस बनाए। तीसरा बंदा आएगा प्रोफेशनल टैक्स वाला। इन तीनों ने तो जरूर हाजिरी देनी है आपके पास। ठीक है, बाकी अगर आपकी फैक्ट्री है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो वहां पर वो लेबर डिपार्टमेंट वाले भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें घूमते घुमाते पहुंच जाते हैं आपके पास। तो ये 3 बंदों का आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये 3 बंदे तो आपके पास आने ही आने। ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, एट विल या स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, क्या फर्क है जी? सर ड्यूरेशन के एतबार से पार्टनरशिप 2 तरीके की है, एक एट विल और दूसरी स्पेसिफिक पीरियड। एट विल का मतलब ये है कि ये पार्टनरशिप चलती रहेगी सर, ऑन गोइंग। ठीक है जी, ये बंद नहीं होगी जब तक पार्टनर खुद ना चाहे इसको बंद करने के लिए। स्पेसिफिक पीरियड में क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डेट मांगेगा, डिसोल्यूशन डेट बता दो। आज 10 अगस्त है, मैं कहता हूँ जी मैंने रिजवान साहब के साथ एक पार्टनरशिप करनी है। ठीक है, और हमारा मकसद है जी हमने 3 साल के लिए गवर्नमेंट का टेंडर लेना है, उस पर काम करना है, और फर्म क्लोज। तो मैंने आज 10 अगस्त को इनके साथ पार्टनरशिप बनाई, और 10 अगस्त 2028 को मैं क्या करूंगा जी, सिलेक्ट क्लोज कर दूंगा जी। तो मैं यहाँ पर 10 अगस्त कर दिया मैंने। क्लियर होगी जी बात? ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे ही ये डेट होगी, ये टाइम बार होगा, ऑटोमेटिकली आपकी फर्म डिसॉल्व कंसिडर होगी, ये फर्म डिसॉल्व होगी, कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, वो मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो। ठीक है जी। तो मैं अभी फिलहाल इसको एट विल पे जाने दे रहा हूँ। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, स्टार्टिंग में स्टैम्प पेपर में मैंने आपको बता दिया था कि जी आपके पास कौन कौन से पार्टनर्स आप ऐड कर सकते हैं। सकलेन साहब कह रहे हैं जी, क्वेश्चन इफ ऑन स्पेसिफाइड डेट पार्टनर इज नॉट एग्रीड टू क्लोज। सर किसी के एग्री होने से कुछ होना ही नहीं है। आपने 3 साल पहले ही बता दिया कि इस डेट पे ये डिसॉल्व हो जाएगी। आपने साइन करके भी दे दी डीड पे। खत्म कहानी, आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, पार्टनर कौन से ऐड कर सकते हैं आप? वही बात मैंने आपको बताई सर, मैं लोकल पार्टनर कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, एडल्ट भी आ रहा है और माइनर भी आ रहा है। अंडर 18 दोनों कर सकते हैं जी आप। माइनर कैसे करेंगे सर? माइनर के लिए क्या करूं सर, बताएं जी। नेक्स्ट ऑफ किन। क्या कह रहे हैं जी? आप पार्टनरशिप में माइनर उस वक्त ऐड करेंगे जब आपके पास 2 एडल्ट पार्टनर्स होंगे। 2 मेजर पार्टनर्स होंगे तभी आपने किसी तीसरे माइनर को पार्टनर बनाना। जारी बात है, वो किसकी बेसिस पे बनेगा? अपने गार्जियंस की बेसिस पे ही बनेगा ना सर, या नहीं बनेगा? ठीक है जी। तो ये यहां पर मैं अभी फिलहाल इसको एडल्ट पार्टनर पे प्रोसीड कर रहा हूं। सेलेक्ट करता हूं जी मिस्टर। मैं यहां पर एक फर्जी जो है नाम, सारी चीजें मैं लिख लेता हूँ जी इधर। मैं कहता हूँ जी मिस्टर हैसन लॉक। ठीक है जी। सन ऑफ लॉक। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ हम करते हैं जी इनकी 1990 अगस्त 10। अच्छा जी, सीन ऐसे एंटर करते हैं जी। मैंने आपको पहले बता दिया ये इंटीग्रेट नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन आपने खुद देख के डालनी है। सिस्टम आपको एरर नहीं देगा। ठीक है जी। सीन ऐसी इशू डेट ये भी इंटीग्रेट नहीं है, तो ये भी आपने देख के डालना है। ठीक है जी। अब अगर कोई 1990 में बंदा पैदा हुआ है, 18 साल का, सर वो कब होगा? 2008 में। ठीक है जी। और हम एक काम करते हैं जी, कहते हैं जी इनको नया इन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवाया, लेट्स सपोज 2016 में। ठीक है जी। एक्सपायरी डेट हम कर देते हैं 2026 की। 10 साल के लिए होता है। ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म आज की डेट से कर रहे हैं जी। ठीक है। शेयर पार्टनरशिप कितना जी? 50% कर लें। ईमेल एड्रेस जी, मैं फिलहाल अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ। एनटीएन मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते इट्स अप टू यू। रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है जी। प्रिंसिपल ऑफिसर हैं जी या नहीं? यस कर देते हैं जी। अब यहाँ पर आपने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करनी है। हाउस नंबर अगर है तो वो आपने सेलेक्ट करना है जी। ठीक है जी। प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है। कौन सा आएगा जी? सिंध आ गया। यहाँ पे कराची साउथ, तहसील कराची साउथ, सिटी कराची। ठीक है जी। टाइप ऑफ द प्लेस जहाँ पर आप रह रहे हैं ऑब्वियसली क्या होगी सर? वो रेजिडेंशियल। सब टाइप क्या होगी जी? वो घर भी, अपार्टमेंट हो सकता है, हाउस हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, फ्लैट कर लें जी। ओनरशिप में जी ओनर भी ले जाए, कर लें जी 100%। डेट ऑफ एक्वायरिंग द प्लेस, जो अगर डेट याद हो कब आप आए थे उस घर में, तो आपने उस हिसाब से क्या करना है, एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। ये डाटा तो मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकली एंटर कर रहा हूँ, आपने ये सारा डाटा आपके पास करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। मैं इसको सेम में अबव करता हूँ तो ये सारी चीज़ें नीचे आ गई सर। ठीक है जी। ये नीचे कॉपी पेस्ट हो गया जी। अच्छा, किसका सर?
आर यू प्रिंसिपल ऑफिसर, मैनेजिंग पार्टनर, ये समझ ले। ठीक है, जो समझ लें कि पार्टनरशिप के मामलात के लिहाज से कौन ऑथोराइज होगा। ठीक है, आपने इसको चेक करें ना, आप इसको भी कर सकते हैं, आप बाकी दूसरा तीसरा पार्टनर ऐड करें, आप उन सबको भी कर सकते हैं एक साथ, किसी एक का होना जरूरी नहीं है, या किसी एक को भी कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। नो को हाँ, तो जब मैं दूसरा एंटर करूंगा उसको नो कर दूंगा, ये नहीं है। तीसरा करूंगा, बोलूंगा ये भी है, तो उसको यस कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है सर, सीएनआईसी फ्रंट साइड, मैक्सिमम फाइल का साइज क्या हो जी, 500 KB। फाइल फॉर्मेट पीडीएफ यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो मैं चूज फाइल करता हूँ और कोई फाइल हम ढूंढते हैं, और मैं इसको यहाँ पर जेपेग फाइल को देखता हूँ। मैं इसको ठीक है जी, इसी को हम दोबारा करते हैं, जेपीजी। क्लियर होगी जी बात, ये दोनों आपने यहाँ पे सीनेसिस फ्रंट बैक ऐड कर दिए। अच्छा, सीनेसी बैक साइड की फाइल साइज जो है वो 500 KB से ज़्यादा है। ये वाला कर ले, ये अच्छा, ये भी दोनों तीनों नहीं हो सकता ये सही है। और ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो कोई एक, इसका मतलब अब ये वन बाय वन करके सब ऑब्जेक्शन देगा कि जी आपने ये चीज़ें ऑलरेडी एंटर की हुई है। अब थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ से भी इसको ट्राई करते हैं जी अब। हम्म, ईमेल। सेव सक्सेसफुली, एक पार्टनर की डिटेल यहाँ पर हमने एंटर कर दी। कोई अगर उसके अंदर आप एडिशन एडिट करना चाहते हैं उसको, तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी क्या करूंगा जी, हमें दूसरा पार्टनर ऐड करना है। ठीक है, ठीक है जी।
करना पड़ता है बैलेट की, ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने पार्टनर वगैरह के लिए बैलेट समझा नहीं सर आपकी। करना है। पार्टनर्स की एडिशन ये सर मैंडेटरी है सर, ये तो सब आपने करना है यहाँ पे। अब 20 हो 25 हो ये आपने करना है यहाँ पे सारे। यहाँ पे कोई कंप्लेंट वगैरह है उसकी है, कंप्लेन का कंप्लायंस वगैरह कोई यहाँ पे आती है? नहीं सर, नहीं आती। ये बस रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो आगे मैं बताता हूँ आपने करना है क्या सर। सर 5 मिनट अगर दीजिए सर एक सवाल है सर। जी। सर अगर ये फर्म रजिस्ट्रेशन क्या अगर पार्टनर नहीं होता तो सर इसी यही टाइप का प्रोसेस किया जाएगा या कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस होता है? फर्म रजिस्ट्रेशन की बात करें सर, जी जी जी, अगर सर पार्टनरशिप यही ना तो हो। कर रहे हैं। नहीं नहीं अगर पार्टनर। पार्टनरशिप ना हो, जी जी। तो क्या होगी सर वो? जी तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर अगर मैं वाहिद ओनर हूँ, पार्टनरशिप पे नहीं है मेरा फर्म, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे अगर आप हैं तो सर जी कल जी। की क्लास में हमने इसका सारा वो किया था, प्रोसेस देखा था उसकी। सिर्फ आपने एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करनी, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपने। अच्छा जी ठीक है, सर, ठीक है जी। लेकिन सर बाकी सारे लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ये सारी चीज़ें वो प्रोसेस, लेकिन वो सारे बाकी वही आगे पीछे के वो वही रहेंगे। वो आगे वो सब वही है सर, वो सब वही है। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बार इसको देख लेते हैं कहीं। सेव सक्सेसफुल। दो पार्टनर्स आके जी, एहसन इखलाक साहब और शहरोज अमान साहब। मुझे नहीं पता कौन है, अब है कोई। ठीक है जी। जैसे ही मैंने सेकंड पार्टनर एंटर किया, यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 इशू हो गया यहाँ पे। तो आपने आपकी किसी कर सकती वो दोनों ओनर कर दिया, दोनों पार्टनर कर सकते हैं कि नहीं, वो अपने अपने जाती घर की बात की जा रही थी कि वो उन्होंने। यस, ठीक है, नए बिजनेस की बात नहीं। फॉर्म नंबर 1 जब मैं करूंगा सर, मैंने प्रिंट करूंगा, ये आपके सामने एक क्या हुआ जी, बहरहाल मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। ये आपका फॉर्म है, इसको आपने सिग्नेचर करा लेना है। सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ पर एहसन साहब का सिग्नेचर, यहाँ शहरोज साहब के सिग्नेचर्स। ठीक है जी। ये आपने सिग्नेचर करा के अपने पास दोबारा स्कैन करके इसको रख लेना है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट करें। सिस्टम का कुछ हो गया। इसका मतलब वेबसाइट का इशू है। वहाँ हो तो जाता है केस, लेकिन ये जो हमने एंट्री की है अभी, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये भी सिस्टम चल ही नहीं रहा है। I don't know उसमें हुआ क्या। बिल्कुल एंड पर थे और ये काम हो गया। सर ये ऐसा बहुत होता है और सिंध की ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अगर कोई कोई नहीं नहीं लीगल। सर, ये नहीं, 12 मतलब बैचेस 13 बैचेस करवा दिए सर, ये आप ही के बैच में ये भी कहानी हुई है रियल टाइम में, वरना इससे पहले कभी हुई नहीं है। अच्छा, मतलब ये मतलब वैसे ये मतलब वेबसाइटें सही चलती हैं ये वन।
हाँ नॉर्मली सर सही काम कर रही होती है। सर वेबसाइट का इशू है, नेट पे तो मैंने सर अभी मेंटेनेंस पे भी जाती है वेबसाइट समटाइम्स ना, वो संडे को होता है कहीं काम, लेकिन इतना नहीं होता यार। बहरहाल हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं जी। बिजनेस डॉट सिंह डॉट जो रिस्पॉन्स नहीं दे रही हुई website। कोई और आपने एक और टैब भी खोला ना, उसमें नहीं खोलेगा। हाँ सर वो खुल ही नहीं रहा ना, वेबसाइट तो डिफरेंट हो ही नहीं सकती सर, वेबसाइट तो एक ही होगी। मतलब नेट तो माइनस चेक करके सर चल रहा है। सर वो तो देखिए चल रहा है भैया, अभी अभी पहले मैंने गूगल ही चेक किया था, ये देखें ये चल रहा है। हो सकता है सर नंबर, बहरहाल ये फॉर्म नंबर 1 जब आप करेंगे आगे आप उसको नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो आपको एक रिव्यू वाले पेज पे ले जाएगा कि अपनी आप इसको रिव्यू कर लें। उसको नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको एक टैब दे रहा होगा कि यहाँ पे अपनी पार्टनरशिप डीड को अटैच करें। आप उसको अटैच कीजिएगा, जाहिर बात है जो स्कैन करके आपने रखी है साइन वगैरह करवा के नोटराइजेशन। उसके बाद उसके साथ साथ एक और टैब आ रहा होगा, इसमें फॉर्म नंबर 1 अटैच करें, सिग्नेचर हुआ हो, वो अटैच करेंगे आप। क्लियर होगी जी बात। और फिर क्या होगा जी, उसके बाद जैसे ही आप उसको करेंगे सबमिट नहीं होगा सर, नीचे एक चालान जनरेट करेगा 10,000 रुपये का, और उसके आगे उसका स्टेटस लिखा रहा होगा अनपेड। चालान प्रिंट कीजिएगा, उसकी पेमेंट कर दीजिएगा, वो भी वन बिल के थ्रू हो जाता है, या बैंक से करवाना चाहते हैं हो जाएगा। जैसे ही आप उसकी पेमेंट करेंगे वो थोड़ी देर के बाद पेड आ जाएगा, फिर आप उसको सबमिट कर दीजिए। मैडम ये पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की फीस है 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपये, सॉरी, हाँ आपने शुक्र है बहुत अच्छा काम किया, 15,100 रुपये आपने लिख लिया, ये खर्चा हमारा हो गया। अब करना क्या आपने, आपने जब सबमिट कर दी तो आप क्या करेंगे, वेट, कितना, कयामत तक का, और वहां से आपको कोई जवाब नहीं है। तो करेंगे क्या सर, एक कॉपी इसकी उठाइएगा पार्टनरशिप की, और रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाएगा, कहाँ पर, जैना मार्केट्स आपने देखी होगी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट लाइफ बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर पे रजिस्ट्रार ऑफिस है, ठीक है। वहां आप जाएंगे, वहां जाके आपने किसी से भी मिल गए, किसी ऑफिसर से मिल के, जी ये मैंने जमा कराई हुई है, आप इसको क्या करें, प्रोसेस कर दें। बोलेगा जी बैठे, ठीक है जी। और आप बोलेगा आपने चालान जमा करा दिया, बोलेंगे जी मैंने करा दिया। वो सीधा आपको बोलेगा भाई काम आपका ऐसे नहीं होगा। चाय तो बहुत छोटी चीज़ है, 70 रुपए की चाय क्या चीज़ है सर, ठीक है। तो वो आपसे जो है ना कुछ कुछ आपसे रिक्वायर करेगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, करेंसी की फॉर्म में, ठीक है। तो वो आपने वहाँ देने जी, और उसके बाद आपका काम आप देखेंगे, अगले दिन ही आपको ईमेल आएगी सर कि आपका काम डन, ठीक है जी। वो सर जाहिर बात है वो ऑफिशियल की मैं आपको कैसे बोलूँ कि ऑफिशियल चार्जेस हैं। ऑफिशियल तो आपने 10,000 की पेमेंट कर दी है, 5,000 आपने वो पे कर दिए, 5,100 रुपये वो कर दिए, फिर आपका नोटराइजेशन का खर्चा हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब उसके ऊपर ये चीज़ अब डिपेंड करती है कि वहाँ पर वो आपसे पैसे कितने चार्ज किए जा रहे हैं। तो नाम से चार्ज करते हैं। हाँ ये बात सर मैं बता नहीं सकता, ठीक है जी। सॉरी, मैडम आप वकील हैं, आप प्रैक्टिस में, आप प्रैक्टिस कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। 6 महीने से प्रैक्टिस कर लें प्लीज, आप 6 महीने से प्रैक्टिस कर लें, 6 महीने भी ना करें चलो 3 महीने कर लें। हाँ चले एक ही चक्कर आप लगा लें, वहां पे आप देखेंगे कि इतना लेविश किस्म का ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है कि अंदर बिल्लियां घूम रही होती हैं, ठीक है जी। तो लेकिन काम आपका वहां से हो जाएगा। तो आपने करना ही ये है कि आप ये काम देखें, बात सारी ये है कि आप एक प्रैक्टिकल कोर्स में, मैं मानता हूँ ये बात इखलाकी तौर पे भी गलत है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, आपका कोई काम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल से जो है आपका कोई काम आप जो है निकाल सकते हैं अगर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अच्छा है। लेकिन जहाँ की अभी मैं बात करूँ सर, यहाँ आपका बगैर किसी इस चीज़ के काम
या तो सर आपके पास कॉन्टैक्ट हो या फिर आपके पास ये हो, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट आप अपना कर दें या वो यूटिलाइज कर लें, आपकी मर्जी है सर। देखिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, मसला नहीं, हो जाएगा फर्स्ट टाइम काम। ऑल्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे, उसने आपकी पिक्चर अपने दिमाग में रख ली होगी, कहीं ना कहीं आपके काम रोक देगा वो। इतना रुलाएंगे आपको, इतना रुलाएंगे, ये कानून ये कानून ये कानून। आप बोलेंगे सर गलती नहीं होगी, आप ये ले लें सर, पिछले की और अगले भी एडवांस में ले लें आप। सर मेरा एक और सवाल है आपसे जरा टैक्स से रिलेटेड। सर वेट कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। क्या कह रही मैडम आप? बजट करने के बाद हम इतने इश्यूज फेस कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट को फिर ये सारी चीजें करनी चाहिए। अगर एक मैनुअल वर्किंग ही करनी है जाके और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, तो ये फेयर चीजें तो नहीं हुई। मैडम अगेन इस बात का वही जवाब है, 3 महीने आप प्रैक्टिस कर लें प्लीज, सिर्फ 3 महीने प्रैक्टिस कर लें आप, यू विल गेट टू नो कि मामला किस तरीके से चीज़ें। हाँ बैंकिंग सेक्टर में कर लें, माजरा के साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं, ठीक है जी। हाँ हम बहरहाल आपको शायद पता ना हो कि ये अब इनिशियल लेवल पे हो, लेकिन आप थोड़ा सा जब उसमें डिग इन करेंगे बैंकिंग के अंदर, तो यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ें वहाँ पर भी हैं। तो ये बेसिकली मैं कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर चीज़ के अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो आपका वो है, ये चीज़ें डीप रूटेड हो चुकी हैं। या आप इसके बगैर मुश्किल ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फर्स्ट अप्रोच ही ये बनाएं, बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ जाके क्या करें कि आप अपना केस फाइट करके उसको वहाँ से निकलवा के लें, बहुत अच्छी बात, हम भी करते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर। लेकिन हमें पता है कि हमारा डेली बेसिस वहाँ आना जाना है, हमारे केसेस हैं, क्लाइंट है, सारी चीज़ें। आप अगर वो काम नहीं उनको करवा के देंगे, सारी बात है वो किसी और दूसरे कंसल्टेंट से करवा लेगा, तीसरे से करवा लेगा, तो वो तीसरा दूसरा कंसल्टेंट वो उसकी वहाँ पे कुछ ना कुछ मामला सेटलमेंट होंगे उसके साथ, ठीक है। नहीं मैडम कोई नहीं करता, हम तो हज़ारों करवा के दे चुके हैं और अभी भी करवा के दे रहे हैं। तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है, बात ये सारी है, ये बातें किसको पता है? कंसल्टेंट को पता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम अपनी फीस में कोड करके देते हैं कि यार इतना खर्चा ये आएगा, ये इतना खर्चा है, तो ये आपने हमें पेमेंट करनी है, दैट्स इट। वो आपको हम थोड़ी बोलते हैं कि सर स्टेज पे ये होगा, स्टेज वो फिर क्लाइंट तंग हो जाता है। पता है लमसम बता दें कितने में काम हो रहा है, कदम। सर देखें जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में राइट नाउ जो समझ लें कि जो फीस जो अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट चार्ज कर रहा है वो अराउंड 40,000 के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस चीज के लिए जी सर, रजिस्ट्रेशन के लिए जी सर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। तो सर इसमें आपको पैसे कितने बच रहे हैं? इसमें 5,000 का स्टैम्प पेपर भी आपका है, इसमें 10,000 रुपये का फीस भी आपकी है, डिपार्टमेंट में को भी आप फेस कर रहे हैं, तो पीछे आपको क्या बचेगा? 40,000 शामिल सारी चीज़ें शामिल, वरना आपको सर कोई इस काम में 40,000 रुपये दो, तो जो है फिर वो काम जो है आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और वो करवाया था ना हमने, अल्लाह भला करे आपका LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको अच्छा भी मार्जिन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी जैन साहब कह रहे हैं कि जी आई डेंट पे एनीथिंग और आज तक CA एक्सेप्ट नहीं हुआ। सर व्हाट इज, अच्छा केस, सर यही बात मैंने आपको बोली थी, ये ले जी विटनेस आपके सामने सवाल। जी। आजकल जो भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अपने सेल्फ की, तो वही उसका स्कैन IC नंबर उसको NTR बन जाता है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको 6 नंबर्स का यूज किया जाता था। अभी भी ऐसा रेफरेंस नंबर के नाम से आप अपने एनटीएन को ओपन करेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, रेफरेंस नंबर होगा, नहीं दैट इज आपका सर, क्यों नहीं आपका है सर, ठीक है। NSE आपके पास, दे मैं आपको बता। 4210 उनको भी हर NIC NTNO फिर वो बात क्या हो बताएं सर 42 265 265 हम्म 044 सर ये आ रहा है रेफरेंस नंबर? मेरे पास नहीं आ सर कैसे हो सकता है आपके पास नहीं आ रहा रेफरेंस नंबर?
पिक्चर ले लें सर आप। तस्वीर ले ले सर। ये लोग कह रहे हैं सर कि NIC मोबाइल में हो सकता है कोई मसला। मोबाइल में कैसे मसला आएगा सर? आप तो वेबसाइट, इसी वेबसाइट में जाके देखना आप। सर ये लोग कहते हैं कि वो है CNIC है तो एक सर प्रोवाइडर का केस या इंडिविजुअल का केस क्या होता है, जैसे ही वो आपके सीएनआईसी एंटर करते हैं ना, उसका एनटीएन आपके साथ लिंक किया हुआ है, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो मुझे अगर कोई आपके नाम पे टैक्स काटना है तो मैं आपका एनटीएन नंबर नहीं लूंगा, आपका एनआईसी ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। उसको लिंक कर दिया गया बेसिकली। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में, फर्म के केस के अंदर सर ये रेफरेंस नंबर यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये चल गई है, लेकिन बार प्रोसेस तो मैंने आपको समझा दिया, ये आगे रिव्यू का था और पेमेंट्स का था। जैसे ही आपका ये हो जाएगा काम, तो आपने करना है क्या जी, यहाँ पर आप आएंगे माई सर्टिफिकेट्स में, और ये जो है आपके सामने एक सर्टिफिकेट, इस तरीके का एक सर्टिफिकेट होगा। कि वहाँ विजिट करने के बाद समझ गए सर आप? ये इनका ऑफिस है जहाँ विजिट करता है। स्टेट लाइफ बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, जैना मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है जी, बराए मेहरबानी जो रास्ता मैंने आपको बताया है, उस रास्ते का रहनुमा मुझे वहां डिक्लेयर ना कीजिएगा कि आप या तो आप मेरा नाम ले लें, वहां पे कुछ कर लें। आप जा रहे हैं केस करवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कहा है, अगर कहीं केस आपका कुछ मसला बन जाता है तो आप मुझे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करवा दूंगा। ठीक है, तो बेहतर ये कीजिएगा कि मेरा नाम न लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जारी बात है, मामला से सारी चीज़ होती है, बोलेंगे आप हमारा नाम ले रहे हैं सर। हाँ, अच्छा, आप फिर भी मना करेंगे, फिर भी हमें कॉल आ जाएगी। हमारा कोई पुराना केस लेके कोई और बंदा चला जाता है, हमें फोन आ जाता है, सर ये केस ये बंदा क्यों लेकर आया, नया बंदा या किसी और को दे दिया। तो ये थोड़ा सा मसला है ना, ये आपने थोड़ा सा चीज़ों को देखना है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए फेवर है कि अगर कहीं काम आप लोग का फंसता है तो प्लीज़ मैं हाजिर हूँ उसके लिए, आपकी मदद कर दूंगा, जो भी लीगल वे में मदद होगी। ठीक है, ये ना आप मुझे बोले सर पैसे कम करवा दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम इसकी अमेंडमेंट और डिसोल्यूशन एंड देन फिर हम कंपनी इंफॉर्मेशन की तरफ से लेंगे। ठीक है, थैंक यू। थॉट्स इन गवर्नमेंट का ये जो जी महकमा कहलाता है सर, ये बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है ना, बेसिकली जो एनजीओज, एनपीओज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, और ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जो है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिंध गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यस, सिंध गवर्नमेंट के तहत आता है डिपार्टमेंट का कोई नाम नहीं सर। ये फर्म रजिस्ट्रार, ये डिपार्टमेंट का नाम, दैट्स इट। कोई स्टेट लाइफ बिल्डिंग का बना यस एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये SEC इंशाल्लाह कमिंग संडे से जो है हम इसके बाद मैं आपको एलएलपी बताऊंगा, और संडे नहीं हुआ तो फिर उससे जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम कंपनीज एक्ट 2017 ओपन कर लेंगे। सारी चीजें कवर होंगी, बेफिक्र है। फाइलिंग करने का भी हम लोग टाइम है सर अभी। दिसंबर तक का टाइम है फाइलिंग के लिए आज के डेट है सर। बस सर पूरी कोशिश है कि मैं आपको सितंबर से पहले सैलरी फाइलिंग बल्कि करवा दूंगा। थोड़ी सी क्लास हमें लंबी करनी पड़ेगी, तो संडे की क्लास अब तो कुछ भी नहीं है, तो 1 घंटा और थोड़ा लंबी कर लेंगे क्लास, तो उसमें जो है हम इसको देख लेंगे, ताकि आपका ये सैलरी वाला केस जो है ना हम खत्म कर पाएंगे। हाँ, सितंबर से पहले हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर कल जब आप एंटीएन क्रिएट कर रहे थे तो आपने सिटी मलिर दिया था, ठीक है, सिटी तो मलिर सिटी है ना सर, या नहीं है? वो उसके जिला है ना, हाँ। कराची नहीं है सर, नहीं कराची नहीं कीजिएगा सर, उसको मलिर कीजिएगा। जहाँ की रेजिडेंस हाँ हाँ, मलिर ही कीजिएगा सर, बिल्कुल मलिर कीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सैटरडे संडे कौन सर सैटरडे संडे इंशाल्लाह मुझे तो मैंने आपको कहा था कि मैं जज करूंगा कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो यही मेरे ख्याल में टाइमिंग सही है बिल्कुल, 4:30 वाली सैटरडे को, और अपना आज की 2:30 बजे वाली। ठीक है बिल्कुल। मेरा भाई ने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है एफबीआर में, पहले मैंने की है, मगर ये लिखा हुआ है 18 दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन हुई है सर, पुरानी हुई है। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन की है, न्यू एनरोलमेंट की है? अच्छा न्यू